चलो जी, स्टार्ट करें फिर जी। हाँ जी। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं इस टाइम गोवा में हूँ। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे लहरें ही लहरें, पेड़ ही पेड़। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं इस टाइम गोवा से डायरेक्ट लाइव आप सबके लिए डाउट्स ले रहा हूँ, देख लो। सर जी बीच ऐसा पे हो जी आप तो। ऐसा ऐसा कोई टीचर हो सकता है गोवा से, वो भी डाउट लेने के लाइव आ जाए? नमस्ते सर जी। सर, यस नमस्कार सर, जी, यस सर। नमस्कार। नमस्ते वेरी गुड सर, नमस्ते। आफ्टरनून सभी को गुड जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम गुड आफ्टरनून वालेकुम, हर सर। हर महादेव, जय श्री गुड आफ्टरनून सर। महाकाल, जय माता सर दी। कैमरा जरूरी है क्या? चलो, ठीक है जी। चलो, सबकी गुड आफ्टरनून, सबकी गुड मॉर्निंग, सबकी राधे राधे आ गई। अब एक बार सारे बच्चे ना ऑडियो बंद कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये डाउट सेशन हम हर संडे प्लान करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली क्लास में डाउट्स खत्म हो जाते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चों के थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी डाउट्स रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे जून में एग्जाम है, तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स आपके हैं वो डेली बेस पर, मतलब हर संडे, जैसे मंडे टू सैटरडे हमने जो भी किया। ठीक है, क्लास में डाउट्स होपफुली कोशिश किया करो क्लास में ही पूछ लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि संडे को हमारा डाउट सेशन 3-4 घंटे का होगा। होगा 1 घंटे का ही, तो हो सकता है कि उसमें से कई बच्चों के डाउट्स फिर पेंडिंग रह जाएं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मंडे टू सैटरडे जब हमारी लाइव क्लास चल रही होती है, फेस टू फेस के बच्चों के तो ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम लाइव वालों की भी नहीं है, क्योंकि लाइव वाले भी ऑलमोस्ट डाउट वहां पर पूछ लेते हैं, बट जो बच्चे कई रिकॉर्डेड बाद में देखते हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि डाउट्स अगर कई बार उनके रह जाते हैं। तो अब ये जूम सेशन सबके लिए है, चाहे वो फेस टू फेस वाला बच्चा हो या लाइव वाला हो या रिकॉर्डेड वाला हो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको लिख के रख ले। ठीक है, ठीक है, ताकि जब भी हमारा संडे को डाउट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। 1 घंटे का हमारा डाउट डाउट सेशन होगा। कोशिश करूंगा होपफुली जितने भी मैक्सिमम डाउट्स कवर हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर प्लीज 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 बीच में ऑडियो बंद करें। तो अगर बाई चांस किसी का डाउट रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कई बार हो सकता है कि 1 घंटे में किसी का डाउट्स रह जाए, तो घबराने की बात नहीं है। आपको मैंने पहले बोला हुआ है कि आप मुझे ऑडियो नोट के थ्रू डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, ऑडियो के थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाई चांस फिर भी अगर रिप्लाई नहीं होता, तो उस डाउट्स को अपना लिख के रखें। ठीक है, कमिंग संडे जो होगा उसके अंदर फिर डाउट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब मेरी कोशिश ये है कि आपके डाउट्स पेंडिंग नहीं रहने चाहिए जी। ठीक है जी। चलो, तो अपना डाउट सेशन अब यहाँ पे स्टार्ट कर कर लेते हैं फटाफट से। तो अभी तक हमारे चैप्टर कौन कौन से हो चुके हैं? एक तो बेसिक वाला चैप्टर हमने कर लिया। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस वाला कर लिया जी। हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम हम चैप्टर कर चुके हैं। सेट ऑफ इक्विटी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर कर चुके हैं। फिर कल वाली क्लास में हमने सैलरी का चैप्टर भी स्टार्ट किया है। तो जिन जिन के भी डाउट हैं, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ, एक बार हैंड रेस वाली स्माइली आप बना सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको डाउट टॉपिक में ही पूछने हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है कि सर पढ़ना कैसे है या कुछ भी रिलेटेड, ताकि कई सारे बच्चों की उससे हो सकता है कि और हेल्प हो जाए, तो वो भी डाउट हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है। चलो, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे हैंड रेस, यहाँ पे कई बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं। सबसे पहले जी रोहित जी, रोहित अपनी ऑडियो वहां कर लो। हम्म। हाँ सर, मेरे को पूछना था जैसे कि जब मतलब हम फर्स्ट अच्छा, टेस्ट दिया बाकी था। सारे बच्चे ना एक बार ऑडियो बंद करके रखना जी। बाकी सारे बच्चे एक बार ऑडियो बंद करके रहना। उसका रीजन है क्या पता रोहित का जो डाउट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का और डाउट हो। ठीक है ना, ताकि वो डाउट सबका खत्म हो जाएगा। तो बाकी सारे बच्चे ध्यान से उस डाउट को सुनना और समझना जी। रोहित, नमस्ते सर। मेरे को नमस्कार। डाउट था कि मतलब जैसे मैं फर्स्ट टेस्ट जब दिया था तो सर मेरा ना मतलब आंसर मतलब जो निकाला था, कैलकुलेट किया था टैक्स लायबिलिटी का, वो मेरा बहुत मतलब माइनर मिस्टेक हो रहा था। जैसे कि एक एक पॉइंट का रह जा रहा था। तो अगर मेरे को वो ठीक करना है तो मैं कैसे हूँ कि सॉल्व करता हूँ मैं पूरा ऊपर, कहते हैं ना कि जैसे कि उसमें एक एसटीसीजी वाला पॉइंट था। हम्म उसमें मेरे को मतलब जो इंटरेस्ट रेट था एसटीसीजी का, उससे करना था। पर लेकिन हम्म हम क्या कर दिया, स्लैब रेट से कर दिया था। हम्म क्योंकि इस आप बीच में बताया था ना कि अगर मतलब सेक्शन रहेगा हम्म तो वो स्पेसिफाइड रेट से करना है, वरना स्लैब रेट से करना है। हम्म अब मेरे से गलती क्या हुआ कि हम सोचा कि वहां पे आप इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट लिखवाए नहीं, आप लिखवाते हैं। तो हम्म मेरे को लगा कि स्लैब रेट से करना, स्लैब अभी जब आंसर जब करवाए थे हम्म तब हम देखा कि मेरा गलती हो गया। मेरा ऐसा ही और दूसरा जगह भी मतलब तीन सब में गलती वैसा ही हुआ, सेम मिस्टेक हुआ मैं मतलब कि एकदम एक माइनर माइनर मिस्टेक्स। हम्म तो अगर ये अगर मतलब हम एग्जाम में अगर मेरे को ये अवॉइड करना है
तो देखो कैसे कर एग्जाम सकते हैं? देखो एग्जाम में अवॉइड करने का सिंपल सा फंडा है। आप जितनी बार उन चीज़ों को पढ़ोगे ना, उतनी बार आपकी गलतियां कम होगी। जैसे आप अब खुद बोल रहे हो कि सर मेरे से इस क्वेश्चन में ये गलती हो गई थी, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक रह गई थी। अब मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि अगली बार जब मैं वैसा ही क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है उस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है ना? तो एग्जाम तक आप ये मान के चलो कि अभी तो हम पहली बार क्लास में रेगुलर बैच के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहली बार मिस्टेक हो सकती है। बट बार बार मिस्टेक हो रही है, इट मीन्स हम उसको ध्यान नहीं दे रहे कि मिस्टेक क्यों हो रही है। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि एक बार मिस्टेक हो गई चलेगा, दूसरी बार मिस्टेक हो गई चलेगा, तीसरी बार अगर मिस्टेक हो रही है इट मीन्स आप ध्यान नहीं दे रहे उसको। तो ना, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ सबके लिए। कोई भी बच्चा अगर टैक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, आपको मैंने कल भी कहा था कि टैक्स ना वो पेपर नहीं है जो हम नॉर्मली समझ रहे हैं कि चाहे वो सीएल है, सिक्योरिटी लो है। आप देखो उसमें ना प्रोविजन ज्यादा है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा है। और प्रैक्टिस के साथ में प्रोविजन भी बहुत सारे हैं। मतलब खाली ऐसा नहीं है ना कि प्रोविजन ही है भाई, सिंपल प्रोविजन भी है और प्रैक्टिस भी है, दोनों चीजें एक साथ करनी है। और फिर सिलेबस इतना लेंदी है, सिलेबस भी कोई छोटा मोटा नहीं है। तो हमेशा क्या क्या करो, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आप टेक्स्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये क्या करो कि मान लो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा, फिर आपने मेरा आंसर चेक किया, आपको लगा ओहो ये दो गलतियां मुझसे हो गई। तुरंत आप एक काम करो, उन दोनों गलतियों को ना हाईलाइट कर लो। हाईलाइट चाहे वो हाईलाइटर से करो, चाहे वो किसी अलग कलर के पेन से करो। रीजन, जब तुम अगली बार वो चैप्टर 1 रिवाइज करोगे ना, तुम्हें याद रहेगा कि ये इस क्वेश्चन में मुझसे ये दो गलती हुई थी। ठीक है? हम्म। मतलब क्या कि अपनी गलतियों को जितनी बार हाईलाइट करोगे ना, उतनी बार अगली बार में वो गलतियां कम होगी। प्रॉब्लम कब होती है? मान लो मुझे पता है कि मुझसे इस क्वेश्चन में गलती हो गई, फिर भी हमने उसको इग्नोर कर दिया। अगले क्वेश्चन में आए, फिर वही गलती हो गई, फिर हमने इग्नोर कर दिया, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ पेपर में भी होगी। तो नहीं मतलब वो छोटी छोटी चीजें हैं। आपसे जब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में गलती हो रही है, तो उसको तुरंत वहां पे सर्कल कर लो कि ये पॉइंट ऐसा है, जब मैं पहली बार मैंने क्वेश्चन किया था तो इस क्वेश्चन पॉइंट में गलती हुई थी। अब मुझे ध्यान देना कि अगली बार जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। आप देख लेना, 2 3 के बाद वो सही हो जाएगा बिल्कुल। मैं क्योंकि मैं जो फर्स्ट टेस्ट में दिए तो मेरा क्या हुआ था कि जो सरचार्ज वाला पॉइंट जो था मेरा, हम वो मतलब टेस्ट देते समय हम समझे कि ना हम बहुत जगह गलत सरचार्ज निकाला, तो हम उसे में ठीक कर लिया था। पर एस टी सी जी वाला पॉइंट आप जब मेरे को बताए थे तब हुआ था। बस ठीक है, ठीक है, बस मतलब वही छोटी छोटी, अगर ये चीजें सही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। चलो ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पे है जी रिद्धि, रिद्धि जैन। रिद्धि अपनी ऑडियो ऑन कर लो। सर बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। क्या चीज है? सर गलती से रेज हो गया था हैंड। ओके ओके, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी नेक्स्ट सर। यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है एसर, ACER। ये कौन है? हाँ जी, ACER, फटाफट हेलो। से अपने ऑडियो ऑन करो जी। हेलो। हाँ जी। सर मेरे टेक्स्ट में कोई डाउट नहीं है सर, मैं बहुत ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ओके। मुझे सर उसके प्रेजेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, क्लासेस में ही सारा टाइम चला जाता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पूछना है। जी सर, और क्या नाम है सर, पूरे दिन क्लास करते रहो और रात मान लीजिए शाम तक इसी में हो जाती है। और नहीं थोड़े तो बहुत पूरा सर एक्सरसाइज पूरा दिन रहते हैं। क्लासेस कहाँ होती है यार? क्लासेस तो 4 बजे तक होती हैं। नहीं सर, वो क्या नाम है, ग्रुप 2 की मैंने लाइव ले रखी है। और हम्म। ग्रुप 1 की मैं रिकॉर्डेड बैच से कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब दोनों ग्रुप की एक साथ क्लासेस चल रही हैं? जी सर। ओके। तो देखो दोनों ग्रुप ग्रुप 2 की की एक तो साथ मैं लाइव क्लासेस करता चल हूँ। रही है ना, तो देखो अगर अगर आपके दोनों ग्रुप की एक साथ क्लासेस चल रही हैं या जिनके भी 2 ग्रुप हैं, आप ये मान के चलो कि आप अभी तुरंत साथ साथ रिवीजन नहीं कर सकते। जितना टाइम निकल रहा है उतना सफिशिएंट है। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि पहली बार जितनी भी क्लासेस हैं वो सही ढंग से देखो। ठीक है ना? मतलब जिनके भी बोथ ग्रुप हैं जून में, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ जी, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, बोथ ग्रुप वालों के लिए जिनके भी जून में जिनको बोथ ग्रुप देने हैं और निकालने हैं। एक चीज तो पहले दिमाग में सेट कर लो। और अगर कोई बात आपको लगता है ना कि अच्छी है तो उसको नोट डाउन भी कर लिया करो। उसका रीजन है कि आपको आगे जाके वो काम आएगी। जिनके भी बोथ ग्रुप जून में है, सबसे पहले ये प्लान करके चलें कि आपको क्लासेस कोई मिस नहीं करनी। बैकलॉग है वो खत्म करो। बोथ ग्रुप वाला बच्चा तब फेल होता है जब उसका सिलेबस पेंडिंग रह जाता है। ठीक है ना? मैं बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी जब मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा ना, तो आधे बच्चे क्या करेंगे, बैकलॉग छोड़ के, मतलब रेगुलर बैच छोड़ के रिवीजन क्लास पे जंप कर लेंगे, जो बहुत गलत चीज है। देखो रेगुलर बैच को रिवीजन क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते। रेगुलर और रिवीजन के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। वो बात अलग है कि बच्चे को लगता है कि रिवीजन के अंदर भी समझ आ रहा है, नहीं। रिवीजन के अंदर सिर्फ प्रोविजन की रिवीजन हो रही है। बाकी प्रैक्टिस हो गया, उसको डेप्थ में समझना, वो सब रेगुलर बैच में होता है। तो पहली बात, जितने भी बच्चे बोथ ग्रुप वाले हैं आप ये दिमाग में लेके चलो कि मुझे क्लासेस पूरी देखनी है, कोई क्लासेस मिस नहीं करनी। और आपका टारगेट ये होना चाहिए
कि मेरा 30 अप्रैल तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाए। वैसे तो 15 अप्रैल टारगेट लेके चलो, बट 30 अप्रैल तक के बाद कोई भी तुम्हारी क्लास पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, फिर सर। पढ़ने का टाइम कैसे निकालना है? जैसे बच्चे ने बोला कि सर पूरा दिन तो क्लास होती है। देखो, जिनकी पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं उनको तो बस एक काम करना है, क्लासेस देखनी है। और ये कोशिश करनी है कि जो क्लासेस देखी उस दिन में वो सारी क्लासेस रात को सोने से पहले रिवाइज जरूर करनी है। जो बच्चा बिना रिवीजन के सोता है उसके एग्जाम में दिक्कत आती है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कई बार क्लास में बोलता रहता हूँ आपको कि कई बच्चे होते हैं, क्लास खत्म हुई, बस्ता पैक है, वही बस्ता सुबह उठा के लेके आ जाएंगे, जो बहुत गलत चीज है। आपको एक बार बस्ता खोल के उसमें देखना है कि सुबह मैंने क्लास में क्या कराया। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उस दिन जो किया वही तुम डेली बेस पे रिवीजन कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है? और अगर किसी को टाइम मिल रहा है, जैसे मान लो कहीं हो सकता है कई बच्चे कि सर मैंने ग्रुप 2 पहले क्लास ले ली थी, या ग्रुप 1 मेरा है, या ग्रुप 1 मेरा पहले हो चुका था, अब सिर्फ ग्रुप 2 है, तो 4 बजे तुम्हारी क्लास खत्म हो जाती है। 4 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 3 साढ़े 3 बजे तुम्हारी क्लास खत्म होती है, क्योंकि लास्ट टेक्स्ट की होती है। ठीक है ना? अब 3 साढ़े 3 तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, आधा पौना घंटा मान लो घर जाने में हो गया, 1 घंटा घर जाने में हो गया, 4:30 तुम घर पहुंच गए, आधा घंटा तुमने रेस्ट कर लिया, 5 बज गए मान लो, तो 5 से लेके रात को 11 बजे तक का तो टाइम है ना। मैं नहीं कह रहा 5 से 11 पढ़ते रहो, बट कम से कम उसमें से 3 साढ़े 3 घंटे तो निकालो। अब आपको देखना पड़ेगा वो 3 साढ़े 3 घंटे अगर नहीं निकल रहे तो क्यों नहीं निकल रहे। ठीक है ना? कहीं आप मार्केट में घूमने तो नहीं निकल रहे, कहीं घूमने तो नहीं जा रहे, कहीं कुछ और काम, तो मतलब ये थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो 4 बजे फ्री हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप 4 बजे फ्री हो रहे हैं, कम से कम आपको उस दिन में 3 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। और बाकी जो फ्री रात को 7 8 बजे हो रहा है, तो कोशिश ये करो बस उस दिन की क्लास आप डेली बेस पे रिवीजन करो। वो क्लास रिवाइज होने के बाद अगली क्लास में आना चाहिए, बस इतना काम साथ साथ करके चलो। ठीक है ना? क्योंकि अभी आप सर सिर्फ इतना ही टाइम लगा सकते हो। सर कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि नया नया हो गया सब, पढ़ा ही नहीं है नहीं पहले नहीं ही। यार, वो ना देखो, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबको लगता है। ये मतलब अगर मैं मेरे को तो 12 साल पढ़ाते हो गए, 12 साल के बाद भी जब मैं पहली क्लास टेक्स्ट की लेता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को डर लग रहा होता है कि यार मेरे को ये, मतलब जबकि 12 साल से मैं एक ही पेपर पढ़ा रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। अब कभी भी देखना, जैसे मान लो मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, अब देखो आज हमारा 25 लेक्चर हो गए, फिर भी मैं अगर तुम्हें बोलूंगा रिबेट 12 लाख तक मिलनी चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो चीज़ें याद तो आ रही है ना। तो वो हमें फील होता है कि हमें कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है? बट जब हम दोबारा से उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं सुनते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद आती हैं। वो तब बिल्कुल खत्म हो जाती हैं जब तुम डेली बेस पे रिवाइज नहीं करते। जो बच्चा सर डेली एक बेस तो पे रिवाइज कर रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट इतना कन्फर्म हो कि 50% उसको याद होगा। ठीक है जी ना? तो सर, उसके अलावा एक ही चीज है बस, कंसिस्टेंसी। आपको डेली बेस पे डेली की क्लास रिवाइज करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। सर एग्जाम से पहले डर बहुत लगने लग जाता है, जिसकी वजह से मैंने सर अभी तक मैं 4 अटेम्प्ट में छोड़ चुका। मैं देखो, बहुत डर एग्जाम जाता हूँ से सर पहले का ना डर एग्जाम। खत्म करने का एक ही तरीका है, जो मैं आपको बता दूं। एग्जाम से पहले जिनको भी डर वर लगता है ना कि हाँ सर, मतलब ऐसा होता है कि अभी तो दिमाग चलता है बट एग्जाम में जाके पता ही नहीं क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम में बैठते सब कुछ भूल जाता है, उसका एक पैटर्न बता रहा हूँ। वो आप जून से पहले करके देख लेना, आपको जून में बहुत हेल्प करेगा। जितना हो सके कोशिश करना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की। भाई जो टेस्ट सीरीज आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ये फील होता है कि एग्जाम में पेपर ऐसा ही बनना है, और वही 3 घंटे आप बैठ के देने की कोशिश करना। क्योंकि जितना हम फिर टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अभी नहीं क्योंकि अभी तो सिलेबस बचा हुआ है तुम्हारा, लास्ट के 1.5 2 महीने में जितना हो सके उतना टेस्ट दो। क्योंकि ना जब फिर पेपर सामने आएगा ना तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तुम कई बार टेस्ट दे चुके होंगे। जो बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है कि बैच खत्म किया, प्रोविजन पढ़े, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एग्जाम देने चले गए। बट बच्चों को ये नहीं पता कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे मैंने अभी तो आई थिंक एक ही टेस्ट अभी लिया है, दूसरा टेस्ट मैंने ट्यूसडे को अनाउंस किया है। जिस दिन मैंने पहला टेस्ट लिया था उस दिन कई बच्चे गायब थे, दूसरे टेस्ट के अंदर भी देखा हूँ कई बच्चे गायब हैं। अब उनको लग रहा है कि हम गायब होने के अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पता वो टेस्ट आपके एग्जाम में कितनी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको वो प्रेशर झेलना है। तो बेटर या कि अभी झेल लो ना। भाई अभी झेल लोगे, मेरे सामने अच्छे बन के क्या ही कर लोगे, एक बात बताओ। ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने अच्छे बन के बहुत कुछ हो जाएगा। मेन तो अच्छा बनना है पेपर में, वो कब बनोगे? जितने तुम टेस्ट दोगे। ठीक है ना? तो जितने आप टेस्ट दोगे उतना आपका एग्जाम के अंदर प्रेशर रिलीज होगा। तो कोशिश करो मैक्सिमम टेस्ट देने की। ठीक है? जैसे तुमको पता है कि हाँ भाई अब इनकम टैक्स खत्म होने, मान लो इनकम टैक्स खत्म हो गया, मान लो फेब एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में, अब तुम्हें पता है इनकम टैक्स खत्म हो गया, तो कोशिश करो जितने हो सके टेस्ट पे टेस्ट,
ताकि तुम्हारा हाथ वहां पे सेट बैठ जाए। गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, होने दो, उसे डिमोटिवेट नहीं होना। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए कि शुक्र है कि अभी गलत हो रहे हैं, पेपर में नहीं हो रहे। अब जो बच्चा डायरेक्टली पेपर में आके बैठेगा, उसके वहां गलत हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मतलब जितनी जी। गलतियां करनी है पेपर से पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है डर भगाने का, जितना हो सके आप टेस्ट दो। ठीक सर है। थैंक यू प्लीज सर। एक क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट कर लीजिए ना, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम चीज है? नहीं होगी। क्या चीज है? क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज कब से स्टार्ट होंगी? क्वेश्चन सोल्विंग सीरीज तो देखो हमारी स्टार्ट ऑब्वियस बात है रिजल्ट के बाद ही होती है। ठीक है, अभी तो नहीं स्टार्ट होगी। अभी तो आपको मैं जितने क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है, जो बुक में दिए हुए हैं अभी तक वही प्रैक्टिस करो। मतलब आप एक बार फिर, एक बार मैं और रिपीट कर दूं, मेरी क्वेश्चन सोल्विंग सीरीज से आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है आपके एग्जाम निकलेंगे, जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे उससे आपके एग्जाम निकलेंगे। ठीक है, मैं तो एक बात बताओ, मैं तो पिछली बार भी 70 घंटे का प्रैक्टिस बेस्ट लिया था, बट फिर भी कई बच्चों के टेक्स्ट में 20-25 नंबर आते रहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी, मैं, आप एक बात देखना, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, आपने कभी ये फील किया है कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो इजी लगता है, जब तुम खुद क्वेश्चन पढ़ते हो तो मुश्किल लगता है? अगर यस आप ये सर। फील कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हम खुद नहीं पढ़ पा रहे। और प्रैक्टिस बैच जब मैं लूंगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लूंगा ही, वो तो मेरे को लेना ही होता है हर बार। जब मैं लूंगा ना, आप देखना, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूंगा तुमसे सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। सेम क्वेश्चन हम एग्जाम के अंदर बन जाएंगे, तुमसे वो एक भी नहीं होगा। तो हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि मेरी प्रैक्टिस तो जरूरी है ही है, क्योंकि देखो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट उसके साथ आपको खुद क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि पेपर में ना आप ही वहां पे बैठे होगे, तो आपको ही वहां पे खुद क्वेश्चन पढ़ना है। तो जितना हो सके क्वेश्चन से खुद झगड़ो, लड़ो कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा। जब मैं सर के साथ कर रही थी तब तो हो गया था, तब तो बड़ा इजी लग रहा था, अब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो नहीं हो रहा। तो हमें वो टेक्निक देखनी है, वो समझनी है कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, उस पर टाइम लगाना है, पैनिक नहीं होना एकदम कि छोड़ यार क्वेश्चन सर तो कल करा ही देंगे। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज होगी, बिल्कुल होगी जी। ठीक है, नहीं बिल्कुल होगी जी। तो वो जब होगी सर तो तब तो वो देख ही लेना, बट उससे पहले साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करो जी। हाँ जी। सर मेरे को बोलते कि सर मतलब आप जो बोले टेस्ट सीरीज का, तो सर मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज मतलब रिकमेंड करना चाहिए, तो आप कुछ यार रिकमेंड टेस्ट कीजिए सीरीज टेस्ट देखो, सीरीज। हमारी खुद की भी टेस्ट सीरीज होती है, वीजी स्टडी हब की भी टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर भी टेस्ट प्रॉपर चेक होके मिलते हैं। ठीक है, बहुत और लोग यहाँ का। पर भी हमने पूरी टीम रखी हुई है। ठीक है, जो प्रॉपर चेक होके देती है, टेस्ट भी अच्छे लेवल के होते हैं। और मार्केट में और भी कई सारी टेस्ट सीरीज हैं। तो आपको जहाँ भी अच्छी लगे, मतलब जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से ले लो। टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। ठीक है, तो बस ये है कि मेन पेपर प्रॉपर चेक होके मिलना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर क्यों काटे गए हैं। फिर गाइडेंस देने वाला कोई बंदा होना चाहिए, बस ये 2-3 चीजें हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हेलो सर सर, सर। एक सवाल टैक्सेशन। एक था। मिनट रुको, एक 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 करके, बस मैं अगले बच्चे को बुला रहा हूँ जी। हाँ। ठीक है, एक एक करके जी। ठीक है। सर तो हाँ कितना जी, क्या हाँ जी प्राइस रोहित। पड़ेगा उसका? हैं? कितने का प्राइस पड़ेगा वो जो टेस्ट प्राइस यार सीरीज वो एक का? बार वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा उसका प्राइस ना। बहुत वेबसाइट पे रुपये देखना मिल पड़ेगा जाएगा। यार, रिजल्ट के बाद आप देख लेना, रिजल्ट के बाद उसमें डिस्काउंट भी आता है। ठीक है। ओके। सर चलो। एक सवाल था। हाँ जी बोलो। सर मैं मतलब सेकंड ग्रुप डायरेक्ट दे रहा हूँ, और हम्म। मतलब 12th हुए 3 इयर्स हो गए थे, और मतलब स्टडी छोड़ दी थी बीच में। हम्म। और मतलब समझ में सब आ रहा है सर, टेक्स्ट का मतलब डाउट वगैरह कुछ नहीं होते, बस थियोरेटिकल जो सेक्शंस वगैरह होते हैं वो याद नहीं हो पा रहे। प्लस जो ECIPL है सर, उसमें ना मतलब समझ में सब आता है, बट नींद आ जाती है मतलब। भाई लाइक समझ में सब आता है, नींद आ रही है, जब नींद आ रही है तो समझ में कैसे आता है नालायक? सर नहीं, जब सर पढ़ाते हैं जब समझ में आ जाता है, बट याद नहीं रह पाता उसका, ECIPL का बिल्कुल तो कुछ उसका भी। एक ही तरीका है ना, ये प्रॉब्लम, फिर ये तो प्रॉब्लम सबके साथ ही है कि भाई उस टाइम तो समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा। तो वो याद करने की तो टेक्निक बता रहा हूँ, याद करने की एक ही टेक्निक है, रिवीजन। ठीक है याद करने की एक ही सर टेक्निक जैसे है, जितना आप बार बार उसको पढ़ेंगे। आप फर्स्ट मेरी ईयर बात समझ अटेम्प्ट में लो। निकालना है सर, मतलब आप बता दीजिए मतलब कितना पढ़ना चाहिए डेली, कितने कितना आवर्स। नहीं, देखो ये मैं कितना, देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन ही गलत है, जितने घंटे पढ़ रहे हो उतना सही तरीके से पढ़ रहे हो। मैं आजकल रील डाल रहा हूँ, तुम देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे, वो तुम्हारे चक्कर में डालनी पड़ रही है कि तुम ऐसे करते हो, फिर बच्चे देखना नीचे कमेंट लिख रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। भाई नालायकों, अगर ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए वो। आप समझ रहे हो? हाँ तो सर। मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि आप, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा पढ़ो, बट 1 घंटा ऑनेस्टी से पढ़ो। पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई। मैं तुमसे कह ही नहीं रहा कि तुम 12 घंटे पढ़ो, ठीक है ना। वो जैसे बच्चे कहते हैं सर 12 घंटे, कोई कह रहा है 12 घंटे, 12 घंटे छोड़ो, मैं 1 घंटा ही सही तरीके से पढ़ लें, वो भी बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। सर एक एक चीज और पूछनी थी बस, लाइक सर अगर क्वेश्चंस कराए टेक्स्ट में मतलब हम्म। प्रैक्टिकली और लिख हम्म। के कम आए सर, तो मतलब पास होने जोगा हो जाएगा सर? हो जाएगा, बट आप यार समझो ना, लिख के आप एक बात बताओ, आपने दो चीजें बोली कि क्वेश्चन कराए लिख के नहीं आए। आपने जब क्वेश्चन किया होगा तो कुछ सोच के ही तो किया होगा, हाँ जी सर। कुछ सोच के तो आंसर निकाला होगा। बस मैं वही तो कह रहा हूँ, जो सोच के आंसर निकाल रहे हो भाई वही तो इंग्लिश में लिखना है। तो अगर वो नहीं लिखा जा रहा तो फिर इंग्लिश की दिक्कत है। नहीं सर, फिर याद टेक्निकल करने की वर्ड्स हो। दिक्कत नहीं है, आप समझो मेरी बात को। फिर तो इंग्लिश की दिक्कत है ना। आपने क्वेश्चन अब सोल्व कर लिया, मैं क्वेश्चन आ गया, सेट ऑफ करके आ रहा हूँ, मैं लॉस को इनकम से खत्म करके आ रहा हूँ, तो दिमाग तो काम कर रहे हैं ना। मतलब दिमाग में ये तो आ रहा है ना कि हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस इस इनकम से सर ने कहा था खत्म होते हैं, इससे नहीं खत्म होते। तो ये दिमाग में आ रहा है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो बस जो दिमाग में आ रहा है उसको लिखना है। प्रॉब्लम ये है बस वो इंग्लिश में लिखना है। थैंक यू सर। ठीक है ना, बस तो एक चीज प्रॉब्लम ये है बता वो दी। इंग्लिश में लिखना है। तो वो हमें हैबिट डालनी है बस, कि भैया वो थोड़ी सी इंग्लिश हमारी सही तरीके से लिखी जाए, और हमें कुछ हैबिट नहीं डालनी। थैंक यू सर। बस लास्ट चीज बता दीजिए सर कि मॉड्यूल से पढ़ना है सर, लाइक बुक भी पढ़ रहा हूँ मैं आपकी नहीं नहीं नहीं, तो सिर्फ आप बुक से पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है जी। थैंक सर यू। मेरा डाउट सर था। गुड सर आफ्टरनून। जी जी डाउट सर। था रुको सर। रुको रुको रुको, अब मैं सर अब मैं वन बाय वन लूंगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐस तो मेरे को लग रहा है डाउट सेशन जाएगा 5 घंटे। पहली बात तो मैं अभी बैच खत्म नहीं कर रहा, अभी पहला डाउट सेशन है, हर संडे डाउट सेशन होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो मैं फटाफट से अगले बच्चों को बुला देता हूँ जी। नेक्स्ट यहाँ पे एक बच्चा है, आर्या जी, फटाफट से आर्या। छोटे क्रिस, बिल्कुल छोटे छोटे डाउट पूछने हैं, जल्दी। हाँ सर, मुझे बस आपसे ये पूछना था कि जो आप लिखवाते हो बुक में और टेक्स्ट हम्म। बुक में बहुत सारा लिखते हैं, तो जो हम्म। नोट्स हम हैंड रिटन नोट्स जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हैंड रिटन नोट से पूरा पढ़ना है या टेक्स्ट बुक भी रेफर करनी है या दोनों नहीं, से सिर्फ पढ़ना है या नोट कोई से एक? पढ़ना है। जो मैं तुम्हें नोट्स लिखवा रहा हूँ, मैं ये डाउट अगर और किसी का भी क्लियर कर देता हूँ, जो मैं तुम्हें नोट्स लिखवा रहा हूँ वो एग्जॉस्टिव नोट्स हैं। उसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, अगर वो 2-3 बार हो जाते हैं, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मैनुअल इशू किया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल, इसके बाहर कुछ नहीं करना। ये हो सकता है कुछ और बच्चे का भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं। आपको जो टेक्स्ट बुक में थ्योरी दी है वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसी को ही सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके मैं लिखवा रहा हूँ। तो जो नोट्स हैं वो एग्जॉस्टिव हैं, उसको पढ़ के ही क्वेश्चन करने हैं। आपको क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, जो क्लास में हम बीच बीच में करते हैं वो क्वेश्चन, बुक्स में जो क्वेश्चन दिए मेरे वो क्वेश्चन। अगर वो हो जाते हैं 2-3 बार, तब जाके फिर प्रैक्टिस मैनुअल उठा लेना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। यही आपका एग्जॉस्टिव है। यही कर लोगे तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू एक जी। छोटा सा ओशी डाउट है। जी, ओशी, एक सेकंड बस, आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ जी। हाँ हेलो जी। सर। हाँ जी, हेलो जी। सर मुझे पूछना था कि थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे करना है अटेम्प्ट, थ्योरेटिकल लाइक क्वेश्चन जैसे आप नॉर्मल, जैसे आप देखो, पहली बात तो ये समझो, टेक्स्ट में थ्योरी जो आती है 15 नंबर की डीटी में और 15 नंबर की जीएसटी में आती है ऑलमोस्ट। ठीक है। आप अगर डीटी 60 नंबर का है तो 60 के 60 का प्रैक्टिकल भी अटेंड कर सकते हैं, थ्योरी ऑप्शन में निकल सकती है। बट कई बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे थ्योरी अटेंड करनी है। तो थ्योरी कैसी बनती है, गिने चुने 3-4 चैप्टर हैं थ्योरी के, जो भी, जैसे एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, उसमें से थ्योरी आ सकती है। दूसरा एक चैप्टर आएगा रिटर्न ऑफ इनकम, हम आगे जाके करेंगे अभी, उसमें से थ्योरी आ सकती है। ठीक है। तीसरा एक चैप्टर जो आपके एग्जाम के अंदर थ्योरी बेस बन सकता है, या तो वो सेट ऑफ में से बन सकता है, ठीक है, या फिर एक चैप्टर हमारा आएगा एडवांस टैक्स का आगे जाके, उसमें से थ्योरी बन सकता है। तो गिने चुने तीन ही है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये 100% प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। बेसिक रेजिडेंशियल, ये भी 100% प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये तो आपको मैंने 3-4 बताई। अब थ्योरी लिखनी कैसे है, जैसे मैं क्लास में तुम्हें प्रोविजन लिखवा रहा हूँ, बस वही तुम्हें वहां पे लिख के आनी है। ठीक है ना। थ्योरी ऐसे नहीं है इसमें वो सीएल वाली या सिक्योरिटी लॉ वाली थ्योरी मत समझना। वो तुमसे नॉर्मल सिंपल सा पूछेगा कि अगर मान लो हस्बैंड ने वाइफ को ऐसा ट्रांसफर की है, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो लिख के बता दो। तो बस जो बेसिक हमने क्लास में प्रोविजन लिख के हैं वही आपको लिख के आना है। इसमें वो थ्योरी याद करने वाली नहीं है टैक्स में, इसमें थ्योरी समझने वाली है। रट्टे मारने वाली थ्योरी नहीं है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, की फीचर्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं है टैक्स में। ठीक है ना। तो जो हम क्लास में प्रोविजन लिख रहे हैं उसी में से थ्योरी बनेगी, उसी में से प्रैक्टिकल बनेगा, तुम्हें कोई अलग से थ्योरी नहीं करनी। बाकी मैं हर अटेम्प्ट के अंदर 50 क्वेश्चन देता हूं बिल्कुल लास्ट में, बैच के एंड में। तो उस 50 क्वेश्चन को भी देख लोगे, उसी 50 में से तुम्हारे 15 नंबर डीटी में और 15 नंबर जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ओके रिद्धि? सर, सर थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, अगला बच्चा यहाँ पे है जी, गौरी जी, गौरी। सर सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सर गौरी मुझे हम्म। सर आपको मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो।
सर मुझे बस क्लबिंग ऑफ इनकम में दो तीन डाउट्स थे, बहुत हम्म छोटे छोटे। एक सर, आपने एक नोट लिखवाया हुआ था हम्म सेक्शन, जो आपने सेक्शन 64(1) का, हम्म जिसमें आपने बोला था दैट अगर अगर दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है हम्म किसी भी कंसर्न में, हम्म तो इनकम जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी हम उसमें क्लब करेंगे, और हम्म जिसमें हमने एक बार क्लब कर दी हम्म अगली बार भी उसी में ही क्लब होगी। हम्म तो सर अगर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर में हम्म जिसकी इनकम में पहले क्लब हुई उसकी हम्म अदर इनकम पहले ज्यादा थी, अब नेक्स्ट ईयर में दूसरे स्पाउस की अगर ज्यादा आ रही है तो हम्म हम उसमें क्लब करेंगे, या जिसमें कर रहे थे उसमें ही नहीं, कंटिन्यू वो तो करेंगे मैंने तब क्लास में तक? बताया भी था। मैंने कहा था कि एक बार जिसमें क्लबिंग होगी तो हर बार उसी में ही क्लब करेंगे। बट मैंने आगे की लाइन बोली थी, जब तक दूसरे की इनकम ज़्यादा नहीं होती। अगर दूसरे की इनकम ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में डायरेक्टली क्लबिंग नहीं होगी। पहले गोर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको शोकोस नोटिस देगा। शोकोस नोटिस का मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारी इनकम अब ज़्यादा हो गई है, पहले तुम्हारी इनकम कम थी, तो हम तुम में क्लबिंग करना चाहते हैं अब। तो फिर उसके बाद क्लबिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी ओके सर। इनकम ज्यादा है क्लबिंग उसी में ही है। बट गवर्नमेंट कह रही एक बार अगर मान लो हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड में ही क्लबिंग होती रहेगी। बट अगर किसी साल वाइफ की हम्म। इनकम ज्यादा हो जाती है तो शोकोस नोटिस देने के बाद वाइफ में क्लबिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और एक सर मुझे सेक्शन 64 में डाउट आ रहा है, अगर सर इफ पॉसिबल अगर आप एक छोटा सा कोर एक्सप्लेनेशन उसका दे देंगे तो इट विल बी क्लियर। कि किसका? सेक्शन 64 में क्रक्स जो 64 है जिसमें इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये वाला सेक्शन है। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को 100 रुपए की एसेट फ्री में दे दी तो क्लबिंग हो जाएगी। 100 रुपए की एसेट 50 रुपए की दे दी तो ये कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, इन एडिक्वेट है, तो क्लबिंग हो हम्म। जाएगी। 100 रुपए की एसेट मैंने 100 रुपए की दी है तो फिर तो वो सेल हो गई ना। तो फिर तो वो हम्म। सेल हो गई, फिर क्लबिंग क्यों हो गई? तो उसने वही बात लिखी है कि अगर आप स्पाउस को एसेट दे रहे हो अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब हम्म। एडिक्वेट कंसिडरेशन के अलावा, मतलब अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। तो फिर क्लबिंग कब होगी? या तो विदाउट कंसिडरेशन हो या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन हो। और सर ये तो क्लियर है, उसके बाद एक था कि एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, ये वाला एक छोटा प्रोविजन था एक्रीशन सर, ऑफ वो भी। इनकम का मतलब मैंने कहा था इनकम से इनकम कमाना होता है, कि आज अगर मैंने अपनी वाइफ को कोई भी एसेट दी है उससे आने वाली इनकम मुझ में क्लब हो जाएगी। बट उस इनकम को इन्वेस्ट करके वाइफ दूसरी इनकम कमा रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो होती है एक्रीशन ऑफ इनकम। तो वह एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब नहीं करते, बस ये पर ध्यान दो जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, बस इतना ही डाउट था। यश क्या क्या कह रहे हो यार, नालायक नालायक। हाँ, सर पहले यश का डाउट ले लेते हैं। यश बहुत भाई साहब, पहले डाउट जी। यश क्या कहना चाहते हो? अरे सर, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे डाउट नहीं है, लेकिन आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हो ना, हाँ जी। तो आप फ्रेम में रहा करो। आप 2 घंटे में सिर्फ आधे घंटे ही दिखते हो, 1.5 घंटे आप घूमने निकल जाते हो उन अरे ऑफलाइन के पास। घूमने नहीं निकलता यार, वो बच्चे वहीं वहीं खड़ा होता हूँ, वो फ्रेम में नहीं होता, वो मैं समझ गया। मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली में क्या होता है यार, वो आदत लग जाती है ना इधर उधर घूमने की, तो थोड़ा अरे कई बार ध्यान नहीं रहता। बट आप मैं चले आप जाते हो, फिर हमारे घर वाले बोलते हैं तू क्लास ही नहीं ले रहा है। वाह, आवाज बंद हो जाती है क्या मेरी? आवाज आवाज ही आती है, सिर्फ आप नहीं दिखते ना। अच्छा अच्छा, तो उनको लगता है कि ये रिकॉर्डेड ना चल रही हो कहीं। रिकॉर्डेड नहीं, वो देखते हैं ऊपर मैच देख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यार, पक्का, मतलब जितना हो सके मैक्सिमम मैं वहीं खड़ा रहूंगा। ओके सर। ठीक है हेलो यश। सर। एक मिनट रुको भाई, गुड एक मॉर्निंग। मिनट एक मिनट एक मिनट। हर्षिता जी, हर्षिता। हर्षिता बोलो फटाफट से, क्या डाउट है? छोटे छोटे डाउट्स छोटे छोटे शब्दों में पूछते रहो जी। हाँ जी, बोलो हर्षिता। अनम्यूट करो वहां से जी। आपका अनम्यूट नहीं है। सर हर्षिता का मैसेज आया है कि वो लाइब्रेरी में है एंड वो ओके, बोल नहीं सकती है। तो फिर कैसे डाउट लेंगे? सर उसने चैट पे लिखा हुआ है सर। उसने चैट पे लिखा हुआ है क्या? अब कैसे पता लगा? एक मिनट रुको यार, चैट का तो सर इसमें, चलो मैं एक बार देखता हूँ हर्षिता का क्या डाउट है। मुझे एक डाउट है, मैं बोल रही सकती हूँ। क्या डाउट है? रिकंस्ट्रक्शन में डाउट है। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या डाउट है बताओ? रिकंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट वाला हो सकता है, आपको डाउट हो, यही हो सकता है जी। ठीक है, सर रिकंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट पोस्ट वाला, एंड प्री ये रिकंस्ट्रक्शन में डाउट है क्या? डाउट है। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड वो प्री कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, एच कह रही है ये तो, एच सर, एच
HUF में, अरे वैसे कैसे पता लगेगा? तो हर्षिता एक काम करना, मेरे को ना फिर आप ऑडियो भेजना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। आप मुझे जैसे ही आप लाइब्रेरी से बाहर आओगे मुझे ऑडियो भेज देना, मैं आपको ऑडियो के थ्रू ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, HUF में वो वाला क्लबिंग वाला, उसके अंदर तो ये था कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने खुद की एसेट को HUF की एसेट में कन्वर्ट करता है तो वो इनकम जो HUF को आएगी वो उस इंडिविजुअल में क्लब होगी, HUF में क्लब नहीं होगी। जैसे मैं आपको मैंने एग्जांपल भी दिया, विवेक गाबा और विवेक गाबा HUF का। अब विवेक गाबा तो इंडिविजुअल है, विवेक गाबा HUF एक अलग आइडेंटिटी है। तो अगर मान लो मेरे नाम पर एक घर है, वो घर मैंने HUF के नाम पे कन्वर्ट कर दिया और वो घर मैंने किराए पर दिया हुआ है, किस लिए कन्वर्ट किया? ताकि वो इनकम HUF के हाथ में टैक्सेबल हो, मेरा टैक्स बच जाए। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला उसके हाथ में टैक्सेबल है। HUF का मान लो पार्टीशन हो गया जी। अब पार्टीशन के टाइम पर उसमें मेंबर कौन कौन है? मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। तो जो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को जो इनकम मिलेगी वो भी मुझ में क्लब होगी, क्योंकि वाइफ और माइनर बच्चे को मिलने वाली इनकम इंडिविजुअल में क्लब होती है। बट अगर कोई मेजर बच्चा उसका मेंबर है, उसको मिलने वाली इनकम क्लब नहीं होगी। तो अगर पार्टीशन पे जो एसेट मिल रही है माइनर को और वाइफ को, वो भी मुझ में क्लब हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। चलो जी, हाँ जी, अब अगला, एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। अगला यहाँ पे डाउट है, रक्षिता जी, रक्षिता सर गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। सर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस में डाउट है। हम्म। सर जैसे जो 40% कंट्रोल इंडिया रिसीव होता है तो कई बार RNOR और NR में हाफ रिसीव्ड होता है और कई बार फुल होता है, तो मैं क्लियर नहीं हो पाता कि किसमें क्या होगा। नहीं नहीं, देखो उसमें तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो RNOR में तो फुल ही होगा, RNOR के अंदर फुल होगा। अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं है, कंट्रोल बाहर है, ठीक है, और अराइज भी बाहर की है, फिर सिर्फ उतना टैक्सेबल होगा जितना आपने इंडिया में रिसीव की है, ठीक है ना। हम रिसीव, आप समझो जो इनकम इंडिया में कमाई तो सारी टैक्सेबल है, जो इनकम इंडिया में रिसीव की है वो सबके हाथ में टैक्सेबल है। बाहर कमाई हुई इनकम और बाहर रिसीव की हुई इनकम NR के हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होती, बट RNOR के हाथ में तब टैक्सेबल होती है अगर उसका कंट्रोल इंडिया से हो। अब कितनी, वो डिपेंड करते रहे, जैसे मान लो एक इनकम 1 लाख रुपए की है, बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, बट 50% कंट्रोल इंडिया में है, तो ROR में तो पूरी होगी, RNOR में हाफ होगी, 50% होगी जी, ठीक है ना। तो रिसीव और अराइज अगर इंडिया में है वो तो हर केस में टैक्सेबल है, आप चाहे कोई भी हो, वो उतना पोर्शन तो हर एक के हाथ में आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर हाँ जी, 758 785, ये किसके लिखा हुआ है? बच्चे का नाम है, नाम तो नहीं है जी। अपना ऑडियो ऑन कर लो हेलो जी। सर, मेरा एक डाउट था। क्वेश्चन खास प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मुझे नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो, किसमें है? सर जो आपका प्रैक्टिस बुक है ना। प्रैक्टिस मैनुअल कह रहे हो आप? नहीं सर, मेन बुक वो जो आपने अभी प्रोवाइड किया था, हाँ। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है हाउस प्रॉपर्टी का, वो सब नहीं हो रहा है सॉल्व। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने क्लास में कराया होगा, आप मुझे उसकी फोटो भेज दो। ओके सर। हाँ जी। सर एक और डाउट था। हम्म। सर अभी घर में कुछ इशू चल रहा है, उसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे, इसलिए बहुत डर लग रहा है कि फिर क्या होगा टैक्स को लेके, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या बताऊंगा, प्रैक्टिस तो सर जरूरी है अभी मेरा। 1 वीक से नहीं हो पा रहा है, 2 चैप्टर अब जो पढ़ा है ना वही थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सब भूल जाएंगे। बिल्कुल सही लग रहा है, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिस के लिए देखो टाइम निकालना पड़ेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टेक्स्ट को आप लाइटली नहीं ले सकते। तो कर रहे हो तो। टेक्स्ट। हम्म। बोलो। सर सेट ऑफ हेलो। में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर सेट ऑफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें अभी भी डिडक्शंस एंड उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, हाँ, तो सैलरी। जो डिडक्शन, देखो जो टॉपिक नहीं हुए उसके क्वेश्चन आप स्किप कर दो, वो तब होंगे जब, जैसे मान लो कहीं पर भी आपको डिडक्शन दे रखी है, ठीक है, 80C 80U वाली, वो छोड़ दो, वो चैप्टर ही नहीं हुआ तो करेंगे कैसे। कहीं पर भी डेप्रीसिएशन दे रखा है, PGP हुआ नहीं, डेप्रीसिएशन कहीं पर भी है, उसको छोड़ दो, डेप्रीसिएशन वाला फंडा होगा नहीं आपको, ठीक है ना। आप बस ये देखो जितने टॉपिक आपके हुए हैं उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। उसके अलावा उस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ बातें हो, क्योंकि मैंने कहा था ना पेपर में मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो मिक्स हो ही कब पाएंगे? जब ऑब्वियस सी बात है हम सारे इनकम टैक्स में धीरे धीरे टॉपिक करेंगे, तब हम मिक्स क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जैसे मान लो, याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस में
अब हमने एक पॉइंट किया था रेंट वाला, तो वहां पर रेंट में 30% की डिडक्शन माइनस की हुई थी रेजिडेंशियल स्टेटस में, तो मैंने कहा था वहां पे छोड़ दो। अब तुमने हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, तुम्हें पता है वो 30% माइनस क्यों होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, अब तुमसे वो टॉपिक हो जाएगा। तो ऐसे ही जहां मिक्सिंग हो रही है ना उसको तुम छोड़ते जाओ, जैसे जैसे वो टॉपिक होते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा कवर होता रहेगा जी। यस सर, उसकी वजह से एक्चुअली आंसर्स नहीं टैली हो रहे थे। नहीं तो आंसर टैली मत करो ना, मेन तो ये देखो जितना हो गया वहां तक का आंसर टैली हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, उधर तक का हो रहा है हाँ तो सर। बस ठीक है, इट मीन सही चल रहे हो। ठीक है ना, इट मीन सही चल रहे हो, बाकी ओके जब हो भैया। जाएंगे तो सही हो सर जाएंगे। मेरा डाउट है। एक सेकंड रुको जी। हाँ जी राज बोलो। हाँ जी सर। सर हम्म। आपने डायग्राम बनवाया था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का लेक्चर में, हम्म। उसमें हाँ आपने बोला था सेट ऑफ लॉसेस इन करेंट ईयर, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, हम्म। तो ईयर लिखवाया है। तो हम्म। जैसे कि समझो हाउस प्रॉपर्टी का दिया है कि सेम हेड में लिमिट है, फिर 2 लाख तक का अदर हेड में, तो हम्म। नेक्स्ट ईयर में भी सेम हेड है। तो जो 8 ईयर्स आपने बताया, 8 असेसमेंट ईयर, वो हम्म। किसको इंक्लूडिंग है, उसके अगला 8 या वो पहले का भी लेना है? मतलब 8 साल कहाँ से, 8 साल पहला असेसमेंट ईयर तो ये हो गया ना, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 25-26 है, तो उसका हम्म। असेसमेंट ईयर 26-27 हो गया, तो ये 1 साल हो गया आपका। ठीक है, अभी ओके। 1 साल हो गया। ऐसे ही अगला साल दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल मिला के 8 असेसमेंट ईयर तक वो जाएगा जी। सर एक ओके। डाउट था सर। एक सेकंड, एक एक करके जी। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ। तो सर एक ऐसे बीच में मत बोलो, मैं एक बार अभी बोलता हूँ, देखो सबके डाउट्स मैंने कहा था हो जाएंगे, ऐसा कोई है थोड़ा नालायक हूँ, लास्ट क्लास है भाग रहा हूँ मैं, अभी तो कल भी क्लास है परसों भी है, आप उसमें भी डाउट पूछ सकते हो। हम्म। एक सेकंड, अगला डाउट यहाँ पे जी विशाखा। यस सर। सर मैं ये बोल रही थी कि मैं सीएमई की स्टूडेंट हूँ सर। जब आप क्लास में पढ़ाते हैं ना तो बस बोलते रहते हैं, मतलब सीएस, तो सर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप मतलब हम लोग का सिलेबस देखे नहीं है नहीं नहीं, या देखो फिर। मैंने स्टाफ को पहले ही बोला हुआ था कि अगर कोई बच्चा सीएमए का होगा, पहली बात तो एक्चुअली बैच उन्होंने आपको बताया होगा ये सीएस का ही बैच है। यस ठीक सर, है। सर मैं उन्होंने मना किया हाँ मैं था वही बता रहा हूँ, आपसे। देखो सिलेबस आपका 100% सेम है। ठीक है, आप अगर अपना मॉड्यूल भी, मैंने आपका मॉड्यूल सारा देख रखा है, ठीक है, आपके मॉड्यूल में मैंने एक एक पॉइंट देख रखा है, तो आप अगर चेक करोगे अपना मॉड्यूल भी, तो आपको सिलेबस सारा मैच ही दिखेगा। जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपके मॉड्यूल में भी हैं। इवन जो प्रैक्टिस मैनुअल मैंने बनाया है उसमें सीए सीएस सीएम में तीनों के क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, उसमें खाली सीएस के नहीं, तो प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर सारे ही क्वेश्चन। बट पूरा बैच सीएस का है तो ऑब्वियस सी बात है मैं वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि सामने सीएस के बच्चे बैठे हैं सर मेजरली। वो बट समझे, बट सिलेबस आपका ये कवर होता होगा। है ना कि मतलब मुझे लगता है कि सर हम लोग का सिलेबस देखे नहीं नहीं या नहीं, नहीं, ऐसे मतलब कैसे बिना कुछ देखे मैं कैसे अलग। स्टाफ को बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सिलेबस देखा हुआ है तभी स्टाफ को बोला होगा। ठीक यस है, सर। सिलेबस आपका सारा कवर होगा, 100% आप मैच कर सकते हो, कोई भी चैप्टर आप मैच करोगे आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। यस सर। और सर मैं ये पूछ रही थी कि सर कितने आवर्स, मतलब ऐसे मतलब आप अभी बताए हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इतनी देर पढ़ना चाहिए ईमानदारी से, बट कितनी आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है? देखो आवर्स की रिक्वायरमेंट ना आज के टाइम में क्या, आवर्स की कोई वैल्यू नहीं है। आज के टाइम में जो जेन जी जनरेशन है ना उसमें थोड़ा सा आवर्स, हम एक्चुअल में तो 12 घंटे पढ़ना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो 12 घंटे कम से कम चाहिए, बट मैं फिर वही बात बोलूंगा, हम 12 नहीं पढ़ रहे इट डजंट मीन हम पास नहीं हो सकते, हम जितना पढ़ रहे हैं उतना बेस्ट पढ़ रहे हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ तो 2 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि इस टाइम प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आप ये देखो ना कि हमारा पेशेंस लेवल कितना कम हो गया। मैं सिंपल सी बात आपसे बोलता हूँ, आप रील देखते हो, आप 60 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पा रहे, आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि हमारा हमारा पेशेंस लेवल कितना कम है कि एक 60 सेकंड की वीडियो हम पूरी नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसके अंदर मजा नहीं आ रहा हमें। मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड की रील हम पूरी नहीं देख पा रहे, मतलब पहले 5-6 सेकंड में अगर कोई तुम्हें अट्रैक्ट कर गया तब तुम उसकी रील पूरी देखोगे, तो आपका अटेंशन स्पैन जो होता है ना, मतलब फोकस, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम 2 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो ना सही तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। तो तो सर इतने, मतलब 12 आवर्स इनफ है? हाँ मतलब 12 आवर तो अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे कुछ बात ही नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ो उतना बढ़िया से पढ़ो जी। ओके सर। हम्म। हेलो गुड सर, आफ्टरनून मेरा हाँ सर। एक जी। डाउट था। जी गुड आफ्टरनून। राज भी बोलो चलो। सर हेलो सर। एक्चुअली मैंने दिसंबर में मॉड्यूल 1 दिया था। हम्म। एंड सर उसके बाद से और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी साइड बाय साइड थे।
हम्म। तो मेरे जितने भी मॉड्यूल के पेपर्स थे ना, हम्म। वो और मेरे दोनों ये सीएस के एग्जाम्स और कॉलेज के एग्जाम क्लैश किए थे। हम्म। तो एक दिन में मैं 6-6 घंटे पेपर लिखती हम्म। थी। हम्म। हम्म। और ऐसा 3 दिन चला था, हम्म। 4 सब्जेक्ट्स में से। हम्म। और सर, जब से दिसंबर का एग्जाम खत्म हुआ है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी और पूरा माइंड इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि मुझे अब फिर से वो चीज फेस करने में या फिर पढ़ने में बहुत डर सा लगता है कि मैं फिर से इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगी या वही आइसोलेट हो जाऊंगी, डिप्रेस्ड हो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तो देखो वो तो इस टाइम चक्कर आपके में पास। सर मेरे बैकलॉग्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने सिर्फ चैप्टर 1 अभी तक करा है, और मैंने सीएमएसएल और ईसीआईपीएल तो छुआ तक नहीं है। तो फिर तो बहुत गलत बात है। मतलब आप, मतलब समझ नहीं आ रहा आप इतना क्यों सोच रहे हो। देखो ये तो आप मान के चलो कि लाइफ में रहेगा ही रहेगा और हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए रहेगा, आगे भी रहेगा। तो वो थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मान लो बीकॉम के भी हैं और साथ में हम अगर ग्रुप 1 के भी दे रहे हैं। आप ये देखो ना, जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो उनके भी डेली बेस पे 8 एग्जाम चलते हैं। तो वो हमें अपने अपनी विल पावर स्ट्रोंग करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को हमें थोड़ा सा वैसे बनाना पड़ेगा। अपने आप को मनाना पड़ेगा, नहीं भाई ये नॉर्मल होता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप 1-2 दिन के लिए कहीं अपना आउटिंग या कहीं पर भी जो आपको अच्छा लगता है वहाँ होके आओ, थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आओ, देन फिर दोबारा से बैठो। घर बैठे सर बैठ के सोच के। नहीं सर, और एक्चुअली मैं घर पे भी नहीं रहती हूँ, यहाँ दिल्ली पे मैं पीजी में रहती हूँ। हम्म। तो ऐसा भी है, यहाँ पीजी के भी काम होते हैं और भी चीजें होती हैं। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब पढ़ने में लग ही नहीं पा रहा है। नहीं नहीं और वो ऐसा लग डर लगने लगता है और जोन्ड आउट हो जाती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, वो लगाओ ना। आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, सेल्फ फोकस होना पड़ेगा आपको। आपको अपनी पहले प्रायोरिटी पूछनी पड़ेगी कि क्या मेरी प्रायोरिटी है। क्या मैं दिल्ली में या पढ़ने के लिए यही कर, मतलब ये सोच के पढ़ने के लिए आई थी कि मेरे को ऐसे स्किप करना है, स्ट्रेस। अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं मैं तो ये करने के लिए नहीं आई थी, तो फिर अपने आप को मनाओ कि मैं क्या कर रही हूँ फिर ये। ठीक है ना। तो आपको छोटे छोटे रीजन ढूंढने पड़ेंगे और इतने बड़े बड़े प्लान मत बनाओ। आज का एक प्लान बनाओ कि आज मेरा ये प्लान है कि यार मुझे टॉपिक करना है बस। ये नहीं एक हफ्ते का, एक महीने का। जब प्लान बिगड़ रहे होते हैं तो फिर छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए कि आज का मेरा प्लान है कि आज मुझे क्लास देखनी है, कैसे भी करके देखनी है। कल का प्लान है कल मुझे 2 क्लास देखनी है। फिर धीरे धीरे आपकी रूटीन बननी स्टार्ट होगी, जो आपकी पहले रूटीन थी। फिर जाके आप बड़े हम्म। बड़े प्लान बनाना। ठीक है ना। अभी तो आप छोटे छोटे प्लान बनाओ बस, आज का प्लान, कल का प्लान, परसों का प्लान, इस तरह से छोटे छोटे प्लान बनाओ। अकॉर्डिंगली चलो उसके जी। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। तो हाँ मेरा जी। एक डाउट था। जी आदित्य। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि फॉर्मेट के साथ अगर एग्जाम में ना करे, जैसे आधा अधूरा फॉर्मेट लिख दिया, तो हम्म। उसके नंबर कितने मिलेंगे? जैसे पूरा फॉर्मेट लिखने में सर बहुत टाइम जाता है। तो फिर क्या करें, अब छोड़ दें फॉर्मेट? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा था जैसे आधा फॉर्मेट लिख दिया तो उसके नंबर कितने मिलेंगे? भाई जैसे नंबर ये आधा फॉर्मेट एग्जामिनर लिख पे दिया और आधा डिपेंड करता है सॉल्यूशन देखो। कर दी। नंबर ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बट डिपेंड करता है कि आपने कितना, जितना फॉर्मेट लिखा वो काम का भी लिखा है या नहीं लिखा। अब मेन पता लगा, मान लो उसने मांगी टोटल इनकम। अब तुम सिर्फ ऊपर एक छोटी सैलरी की इनकम निकाल के आ गए तो पता नहीं वो नंबर ना भी दे शायद। अब तुम कहो मैंने तो निकाली है, गाबा सर ने कहा था नंबर मिलते हैं, मेरे को तो नहीं मिले। ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन उसने मांगा क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा नंबर कितने मिलते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बट पर स्टेप के नंबर कितने हैं, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया हुआ, वो उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो फॉर्मेट तुम्हें बना ठीक है के सर। आना ही पड़ेगा, चाहे टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा। वो टाइम धीरे धीरे कम अपने आप लगेगा जब तुम डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे। तो डेली बेस पे फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा जी। ओके सर, ओके। हेलो सर। सर मैं पूछ लूं? हाँ जी खुशी जी। सर मेरा क्वेश्चन सर चैप्टर 1 से था। सर बोलो। आपने जो स्पेशल इनकम के बाद जो आपने टोटल इनकम का चार्ट बनवाया था सर, चार्जेस वाला, जी। उसमें मिक्स इनकम में आपने कहा था कि हमें टोटल इनकम देखनी है। बट हम्म। जो आपने क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, उसमें आप जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो आपने वो अदर इनकम चेक करी थी, नॉर्मल ना इनकम ना की। ना 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 ना, ये पॉइंट तो मैं पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। मैंने टोटल इनकम ही देखी थी। मैं अदर इनकम पे कब गया था, आपको मैंने क्लास के अंदर कई बार ये बात बोली है कि अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, मैं फिर वही लाइन रिपीट करूंगा, अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% सरचार्ज लगना चाहिए। ठीक है। मैं अदर इनकम पे कब गया, जब अदर इनकम वालों ने बोला कि मेरे ऊपर हार्डशिप हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा लगना चाहिए 25। बट अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15 लगा देंगे। अब चाहे अदर इनकम तुम्हारी 10 लाख हो,
अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सर आपने अलग इनकम देखी थी, तो मैंने अलग इनकम नहीं देखी। अगर अदर इनकम 10 लाख है तो भी मैंने 15% सरचार्ज लगाया। अगर अदर इनकम 40 लाख है तो भी 15 लगाया। गवर्नमेंट ये बात कहती है लगना चाहिए 25, बट अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो हम 15 लगा देंगे। तो मतलब 15 तो लगना ही लगना है। वो मैं अदर इनकम पे तब जा रहा हूं जब मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। और वो किस लिए? सिर्फ बेनिफिट देने के लिए। और वहीं तुम्हारी अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो उस पर भी 25 लगेगा जी। तो गवर्नमेंट तो बल्कि आपको बेनिफिट देना चाह रही है। तो गवर्नमेंट ये सर नहीं कह और रही अदर इनकम के बेस पे लगाएंगे, गवर्नमेंट कह रही है टोटल इनकम के बेस पे ही लगाएंगे। तेरी टोटल इनकम 2 से ऊपर है, 25 लगना चाहिए, बट हम तेरे को बेनिफिट दे रहे हैं कि चल तेरी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर भी तू 15 दे दियो। ये गवर्नमेंट कह रही है। सर और एक और डाउट था सर, हम हम्म। टैक्सेशन के लिए स्कैनर्स रेफर कर सकते हैं? क्योंकि वो तो पास ईयर पेपर्स होते हैं और अमेंडमेंट्स आती रहती है हर साल, तो वो चीजें तो चेंज उसके होती लिए रहती हैं। उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस मैनुअल निकाला हुआ है। आप प्रैक्टिस मैनुअल रेफर कर लो, उसके अंदर अपडेटेड क्वेश्चन है सारे पास्ट ईयर के। तो सर थैंक यू सर। हाँ जी, ओके जी। सर चलो हेलो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो प्रियांशी जी बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी। सर एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जून में एग्ज़ाम दी थी पिछली बार। तो मैं फर्स्ट जेआईजीएल का एग्ज़ाम दी और फिर ना मैं बीच के एग्ज़ाम से आगे मैं एकदम पैनिक हो गई थी। और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इस जून में बोथ ग्रुप दूँ, क्योंकि ग्रुप वन में पहले से पढ़ी हुई हूँ और हम्म। ग्रुप टू मैंने टच भी नहीं किया है अभी तक। ग्रुप 2। हाँ, अच्छा, तो मुझे अभी करना बोथ ग्रुप देना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही दो आप, सर तो कौन सा ग्रुप देना चाहिए? जो ग्रुप आपने टू। पहले पढ़ा हुआ है। सर मतलब बट अभी अभी रिसेंट में ग्रुप टू का क्लासेस ली हूँ कि। नहीं, अगर देखो आपने बोला ना कुछ भी नहीं किया, तो अगर कुछ भी नहीं किया तो मतलब आप अभी ग्रुप 2 स्टार्ट करोगे। यस सर। हाँ, तो अगर अभी स्टार्ट करोगे, तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो फेब मार्च अप्रैल आप मान के चलो कम से कम आपका 1 मई में ख़त्म होगा, या मई के मतलब 1 मई तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। यस सर। और अगर आपने ग्रुप 1 की कोचिंग कंप्लीट कर रखी है, एक बार आपने रिवीजन भी कर रखी है, आपने एक बार पेपर भी दिए हुए हैं चाहे पूरे नहीं दिए, तो मेरे यस अकॉर्डिंग सर। उसमें ग्रिप आपकी ज़्यादा है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा मतलब दोनों बराबर ही है, कि चाहे वो मैंने लिया हुआ है बट मेरे को इतना याद नहीं है, देन आप सोच सकते हो ग्रुप 2 का। बट अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप 1 आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है, तो फिर आप एक ही ग्रुप की तरफ जाओ, फिर वो ग्रुप 1 ही है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी, यहाँ पे बच्चा है अगला। अच्छा, जिन जिन के डाउट्स हो गए ना भाई, एक बार हैंड डाउन कर लो। ऐसे आइडिया नहीं लग रहा, किन किन के एक बार हैंड डाउन कर लो ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगे। हाँ जी, आर्यन जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मुझे पूछना था सर, मैंने लेक्चर्स अभी रिसेंटली परचेज किए हैं जनवरी के मिड में, और ओके। मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम थे, तो मैंने सिर्फ आपके स्टार्टिंग के ही बेसिक लेक्चर देखे हैं 5-6। हम्म। तो अब मुझे कितने लेक्चर देखने चाहिए दिन में? अगर मैं वैसे भी 2 लेक्चर देख रहा हूँ, पर अब मैं ज़्यादा लेक्चर देखता हूँ तो मैं नहीं कंफ्यूज हो नहीं नहीं जाता नहीं हूँ। नहीं, दो ही देखो बहुत है यार। दो टैक्स के दो देख रहे हो बहुत बड़ी बात है। मतलब टैक्स के लिए दो बहुत है, मतलब दो देख रहे हो चलेगा, उससे ऊपर रहने दो। मतलब आपके पेज पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसमें? देखो मेरे पेज से पहुंचने में आपको 10 दिन, मतलब आप ऐसा कर सकते हो ना कि जहाँ जैसे मान लो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है सैलरी का, तो वहां से लाइव ज्वाइन कर लो, बाकी देखते रहो। ओके भाई सर, थैंक यू उसकी सर। इतनी इंटरलिंकिंग तो है नहीं। और जैसे मैंने कल सैलरी स्टार्ट ही करना है, वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दी है, बट कल से शुरू ही होगा। तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं लाइव मेरे साथ, और बाकी जो बैकलॉग है वो देखते रहो साथ साथ। थैंक यू सर। हाँ जी। सर यश मुझे यश 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 का तो हो गया डाउट मेरे ख्याल से, है ना? सर। एक सेकंड रुको खुशी, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हेलो। तेजांश जी, तेरांश। तेरांश इधर उधर क्या देख रहा है नालायक? डाउट पूछ। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे अप्रैल में आपने कहा कि टेस्ट सीरीज हम लोग दे सकते हैं, हम्म। तो अप्रैल 30 तक वो चलेंगे क्लासेस। हम्म। तो संडे संडे टेस्ट सीरीज दे दो, उसके बाद मई में फिर मैराथन कब से चालू होंगे? मई में ही शायद रखेंगे आप। नहीं नहीं, जैसे मान लो इनकम टैक्स तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इनकम टैक्स के टेस्ट सीरीज हाँ हाँ। पहले दे लो आप। ऐसे ही जो जो टॉपिक खत्म हो रहा है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आती है ना, तो टॉपिक वाइज ले लो। ओके। तो भाई जो टेस्ट साथ साथ ओके देते सर। चलो और ना, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज दी जाती है। टॉपिक वाइज भी टेस्ट होती ओके है, तो सर। टॉपिक वाइज दे सकते हो। ओके सर, मैराथन्स जो आप रखते हो वो कब से वो होंगे? मैराथन तो यार अप्रैल में होती हैं।
ठीक है, मैराथन जो होती हैं वो ऑफलाइन लास्ट भी होती है ना? हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन। हाँ ऑफलाइन भी होती हैं, लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन ली नहीं थी, बट इस बार मैं प्लान करूंगा अगर ओके ऑफलाइन ले पाया तो। ओके हाँ ओके, जी, बारह थैंक खुशी यू घंटे वाली गोयल मैराथन जी। लगेगी तो। खुशी गोयल। सर मेरा सब्जेक्ट में तो डाउट नहीं है, लेकिन सर मेरे ना बैकलॉग्स हो गए अभी। हाउस प्रॉपर्टी तो पूरा ही मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो हम्म। अब सर जो कल चैप्टर शुरू होगा मैं उसमें लाइव अटेंड कर लूँ? हाँ जी हाँ जी, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके जी, परी हेलो जैन। सर। परी जैन। सर मेरा डाउट ये था कि मैं साथ साथ मॉड्यूल भी सॉल्व कर रही हूँ, हम्म। तो उसमें कुछ आंसर्स मैच नहीं हो पा रहे, तो वो अमेंडमेंट की वजह से हो रहा है कि? देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीएसई के टेक्स्ट का मॉड्यूल ना ही रेफर करें तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट्स पहली बात इनकॉर्पोरेट नहीं की, दूसरी बात हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने पुराने फॉर्मेट से कर रखा है। ठीक है, तो उसमें आपकी कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी। अगर आपको करना ही है, अगर आपको मॉड्यूल रेफर करें तो बेटर ये आप सीए वाला कर लें। ठीक है, क्योंकि उस वो पूरा अपडेटेड है, और क्वेश्चन भी आपको हर बार के अटेम्प्ट के उसी में से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो ना ये मॉड्यूल अपडेट नहीं करते, बस पेजेस ऐड करते रहते हैं। लास्ट टाइम 1048 पेज का था, अब 1072 पेज का कर दिया। तो बस ये पेजेस पीछे ऐड करते रहते हैं, बीच में कहाँ कहाँ चेंजेस हैं इन्हें मतलब करते ही नहीं बीच में, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके थैंक यू हाँ सर। जी। जी राज। राज सर प्रजापति। सर वो मैंने बोला कि मेरा 3 अटेम्प्ट पहले हो चुका है। हम्म। उसमें से मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट जो दिसंबर का था उसमें फर्स्ट टाइम टैक्स देना था। मैंने पहले से किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रखा है। तो टैक्स मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था, मतलब मुझे लगा कि मतलब टैक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने ओके। वो पेपर किया क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं होता अगर देखा भी पेपर। हम्म। तो अभी आपके क्लासेस ली है तो हर बार ऐसे ही हुआ है मेरे साथ कि हर अटेम्प्ट में कि मैं जो भी सब्जेक्ट देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 दिया, उसके बाद जब मैंने बोर्ड का डिसाइड किया तो दूसरा जब फोकस किया तो पहला थोड़ा थोड़ा निकल जाता है हम्म। इस तरह। तो मैं अभी इस टाइम भी वही सेम डिसाइडेड है, बोथ ग्रुप देना है मुझे। ओके। लेकिन अभी आपके क्लासेस ले रखे तो ऐसा लगता है कि ये तो करना ही है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे होगा। हम्म। तो अभी कैसे मैनेज करूँ सारे सब्जेक्ट एक साथ, क्योंकि ये टेंशन है। देखो सारे एस्पेक्ट एक साथ मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत ग्रुप वालों के लिए, अभी आपका सिर्फ एक काम है, जो क्लासेस चल रही हैं पहले तो वो कंप्लीट करो। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो आपको पता होगा, मेन वो आपने क्लासेस कंप्लीट करनी है पहला काम, दूसरा कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कंप्लीट करो, दूसरा काम ये। तीसरा, उसके अलावा अगर आपको दिन में 2-3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है, तो जो क्लासेस में हुआ उसकी तो रिवीजन आपने सेम डे करनी ही करनी है, वो तो पेंडिंग नहीं लगानी। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है, तो जो पेपर हो चुका है आपका, मान लो कोई पेपर, एक पेपर आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो। बट अगर नहीं मिल रहा टाइम, तो सिर्फ अभी इतना करना है, क्लासेस देखनी है, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, उन क्लासेस की डेली बेस पे रिवीजन करनी है। यही बोथ ग्रुप वालों का भी प्लान होना चाहिए, उसके इसके अलावा नहीं सोचना कि मेरे को और टाइम नहीं मिल रहा। बस मेन आपके अंदर ये होना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना रहा हो कहीं। ठीक है ना, उसको बस तुम्हें कट करना है, जिनके बोथ ग्रुप हैं, कि वो कहीं वेस्ट ना हो रहा हो, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके। ठीक है, वैभव। गुड हेलो आफ्टरनून सर। सर। सर मेरा छोटा सा डाउट है। जी। जो नॉर्मल स्कीम में सरचार्ज पे जो टैक्स रेट लगता है वो 25% है और 37% है। नहीं, 37% तक सरचार्ज है 5 करोड़ के बाद, मतलब दो। सर उसमें जो अनडिस्क्लोज इनकम है उस पर कितना सरचार्ज लगेगा? नहीं, उसका तो रेट फिक्स है ना, अनडिस्क्लोज इनकम पे तो 78%। भाई आपका 60% रेट है, ठीक है, 25% सरचार्ज है। ठीक है, 25% फिक्स है, चाहे नॉर्मल और डिफॉल्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो रेट ही फिक्स है। और चार तो परसेंट डायरेक्ट सेस। सर 78% ही लगाएं या फिर हाँ हाँ, पहले ना जैसे ना, फिफ्टी इफेक्टिव परसेंट या सेवेंटी उसके एट ही बाद? लगाना है आपको। अगर वो ओके अगर ओके। वो अनडिस्क्लोज इनकम में टैक्स पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली 78% लगा के आओगे आप। ओके सर थैंक। ठीक है। हाँ जी। सर। तनीषा। हेलो सर, मेरी जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है जी। सर मुझे ये डाउट था कि जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अभी मेरा सिर्फ ग्रुप 2 ही है, तो मैं रोज क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूं? मतलब जो आपने जितने चैप्टर करा दिए तो हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व करूं कि ताकि मेरी प्रैक्टिस रहे और देखो मैं क्वेश्चन पूरी। के लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई अभी, एक एक बच्चे का और भी डाउट था। सबसे पहले जो हम क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके हो जाने चाहिए साथ साथ। दूसरा, उसके अलावा क्वेश्चन आपको मैंने बुक दे रखी है, उस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाने चाहिए, वहां से आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो।
और जब बुक के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जब बच्चा कहता है सर और क्या करें, तो ये और क्या करें वाला क्वेश्चन तब आना चाहिए जब बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कम से कम तुम 2-3 बार कर चुके हो। एक बार नहीं मैं कह रहा, 2-3 बार कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार में कुछ आइडिया लगता नहीं है। तो अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे बुक के भी हो गए, जो आपने करा रहे हो वो भी मेरे हो चुके हैं 2-3 बार, देन फिर उसके लिए मैंने प्रैक्टिस मैनुअल निकाला हुआ है। तो आप प्रैक्टिस मैनुअल रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मैनुअल 450-500 पेज से ज़्यादा का ही है। तो हर चैप्टर में काफ़ी को तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो तीसरे नंबर पे आता है। तो पहली बात क्लास के नोट्स और क्लास वाले क्वेश्चन, सेकंड बुक के क्वेश्चन, थर्ड फिर प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल तब जब बुक वाले क्वेश्चन 2-3 बार हो चुके हैं। सर ओके मुझे सर। बस एक बात और पूछनी थी। हम्म। सर जैसे अब मैं लाइव क्लास में तो आऊंगी, तो लाइव में तो अलग चैप्टर चल रहा होगा, एंड हम्म। हाउस प्रॉपर्टी एंड चैप्टर 3 भी आई गेस हो चुका है, तो फिर मैं उसके बैकलॉग साथ साथ में कवर करूँ? हाँ हाँ, मतलब लाइव अटेंड कर ली, फिर शाम को टाइम मिला तो बैकलॉग कंप्लीट करते रहो साथ साथ। ओके सर, ओके। हाँ जी। निखिल। सर निखिल निखिल बोलो। सर मेरा यही डाउट है कि सर जब आप जैसे क्वेश्चंस कराते हो, वो मैं उसको फिर से अगर सॉल्व करने बैठूं तो सॉल्व हो जाता है, एंड व्हेन आई जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब उसके पैटर्न अलग हो जाते हैं, तो सर सॉल्विंग में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर मैं प्रोविजन पढ़ता हूँ एंड देन सॉल्व करने जाता हूँ, तब भी सेम चीज वही दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन का उसने पूछा क्या है समझ नहीं पा रहा है। वो उसमें हम्म। बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब अगर समराइज करूँ मेरे डाउट्स को तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। मैं समझ गया, देखो वो मैं समझ गया आपकी बात। आप ये मान के चलो वो आपके साथ नहीं आ रही, वो हर बच्चे के साथ में आ रही है, और वो हमारे साथ भी आ चुकी है, आपके साथ अब आ रही है, हमारे साथ स्टूडेंट टाइप में आती थी। उसका एक ही सोल्यूशन है कि सरेंडर नहीं करना बस। मतलब मेन क्या होता है कि आधे बच्चे वहीं हार जाते हैं कि जब कोई नया क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दिया, भाई ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। उस टाइम नहीं हो रहा, आप उसका आंसर देखो, ठीक है। अगर आंसर देखने के बाद तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब कि प्रोविजन हमारे दिमाग में है, बट हम क्वेश्चन नहीं रीड कर पा रहे, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आपको ना क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ा नहीं समझ आया, दूसरी बार नहीं समझ आया, फिर मैंने आंसर देखा, ओहो ये पॉइंट था। तो कई बार ऐसा होता है ये पॉइंट था, तो मतलब वो पॉइंट हम सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उस पॉइंट को नोट डाउन करो कि ताकि अगले क्वेश्चन में वो पॉइंट अटकना नहीं चाहिए। ये नहीं करना कि यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, ऐसे की तैसे मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन। तो तो सर वो आपको ना लड़ना पड़ेगा। हाँ जी। मैंने ना मतलब मेरा प्रोसेस यही रहता है कि लाइक जब क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ा, उसको मैंने इंटरप्रेट नहीं कर पाया, देन ये रहते हैं कि क्या इसका आंसर देख के करना सही रहेगा, हाँ क्योंकि हाँ हो हाँ, देखो सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको देखने पड़ेंगे यार। आप मान के चलो, आप कोई 4-5 बार रिवीजन करने के बाद नहीं क्वेश्चन देख रहे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। आप रेगुलर बैच के बाद ही क्वेश्चन देख रहे हो, आपका भी रेगुलर बैच चल रहा है, अभी तो हमारी एक रिवीजन भी नहीं हुई, ठीक है ना, अभी तो हमारी एक रिवीजन भी नहीं हुई, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहे हो। और जो पेपर में बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं वो चौथी रिवीजन के बाद देख रहे हैं या तीसरी रिवीजन के बाद देख रहे हैं। तो अगर हम अभी आंसर देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बट हर क्वेश्चन में आंसर देखना वो गलत है। मैंने कहा ना, आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आपको पॉइंट्स पता लग जाएंगे कौन से पॉइंट्स पे कहाँ गलती हो रही है, क्वेश्चन में कहाँ गलत पढ़ रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप धीरे धीरे, जैसे अभी क्या है, पहले क्वेश्चन में आप पूरा आंसर देखना पड़ेगा, अगले में हो सकता है पूरा आंसर ना देखना पड़े, आधा देखना पड़े, आधा आप खुद कर चुके हो सकता है उससे अगले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पॉइंट देखना पड़े। तो धीरे धीरे करने से ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी फिर आपकी। यस सर, मैंने जैसे आपने बोला ना कि पहले आपने जो इन क्लास जो रेगुलर बैच चल रही है उसमें जो क्वेश्चंस कराए मैंने वो भी किए, एंड देन हम्म। जो आपने बुक इशू किए उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, एंड देन आई शिफ्टेड टू जब प्रैक्टिस मैनुअल जो आपने इशू किया था, हम्म। लाइक बेसिक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए, एंड रेसिडेंशियल के भी कुछ कुछ हम्म। ऐसे क्वेश्चन जो उसके मुझे समझ ना आया, या फिर जैसे आपने बोला था कि वो टॉपिक जैसे डिडक्शंस के उसमें हाँ क्वेश्चंस देखो, वो मिक्स तो हैं, अभी जो वो नहीं है। टॉपिक अभी नहीं हुए उसके तो दिमाग पे बर्डन ही मत डालो, ठीक है। जो टॉपिक हो गए हैं मेन, वो हमें करने जरूरी है। और फिर बोलूंगा प्रैक्टिस मैनुअल पे तब आओ जो बुक 2-3 बार कर चुके हो, क्योंकि ना हमें लगता है कि एक बार करने में बहुत कुछ हो जाता है, बट एक बार करने में कुछ नहीं होता। जितना हम बार बार उसको करेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल बिल्कुल लास्ट के लिए है, जब तुम 2 से 3 बार बुक के क्वेश्चन कर चुके हो। तो अगर वो कर चुके हो तो फिर प्रैक्टिस मैनुअल धीरे धीरे करोगे तो अच्छा रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी सोल्व। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। सर मुझे एक और सर डाउट है एक थोड़ा छोटा सा। सा डाउट और था। एक सेकंड अभी, यस हाँ। मिस सर।
रिधि, रिधि बोलो फटाफट से। यस सर। सर चैप्टर नंबर 1 में अनएग्जॉस्टेड इनकम वाला जो सा टॉपिक था वो एक्सप्लेन करोगे आप प्लीज? कौन से वाला? अनएग्जॉस्टेड इनकम, वो 4 लाख वाला नहीं था एक टॉपिक? मेरे बच्चे वो तो ये था ना कि मान लो आपकी 4 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है, तो सबसे पहले उसको नॉर्मल इनकम में यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी नॉर्मल इनकम होती है, स्पेशल इनकम होती है। तो पहले वो 4 लाख वाला स्लैब जो है वो नॉर्मल इनकम में यूज़ करते हो। अब अगर नॉर्मल इनकम में यूज़ करने के बाद भी वो बच जाता है, जैसे मान लो आपकी बिजनेस की इनकम 2 लाख की है, बाकी सारी स्पेशल इनकम है। अब 4 लाख की तुम्हारी एग्जाम्पशन है, तो 4 लाख में से 2 लाख ही यूज़ हुआ, दो हाँ लाख तो जी। बैलेंस बच गया। तो गवर्नमेंट कह रही हम्म। जो 2 लाख बैलेंस बच गया उसी को अनएग्जॉस्टेड एग्जाम्पशन लिमिट बोलते हैं। और उसको तुम यूज कर सकते हो स्पेशल इनकम के अंदर। अब वो स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 की भी हो सकती है, 112A की भी हो सकती है, 111A के शॉर्ट टर्म गेन भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म गेन 112 और लॉन्ग टर्म गेन 112A, हाँ बस इन 3 जगह पे आपकी यूज हो सकती है जी। आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो, और फिर उसके बाद फिर स्पेशल रेट से आप टैक्सेबल करोगे, इस तरह से प्लान करते हैं वो। ओके सर, एक और सर क्वेश्चन है कि हाउस प्रॉपर्टी में जब हम एंड में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो जो सा सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसमें हम हमेशा 2 लाख तक ही कर सकते हैं, हाँ और मतलब जो हाई सा वहाँ पे, अदर होता है लेट आउट वाला होता है देखो उसमें लेट हम आउट, अनलिमिटेड माइनस कर सकते हैं, ऐसा लेट क्यों? आउट लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती, लेट आउट में जितना मर्जी कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की लिमिट होती है, इसलिए वहां 2 लाख तक कर सकते हैं बस। ठीक है, तो वहां पे ओके। इंटरेस्ट की लिमिट ही 2 लाख है ना, 30,000 या 2 लाख, तो वहां पे लिमिट ही जब उतनी है तो फिर वहीं तक कर सकते हैं बस, उससे ऊपर नहीं कर सकते जी। ओके, ठीक है जी। थैंक सर यू। शिवम 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 सर शिवम शिवम। जी वैभव बोलो यार। हाँ जी सर। सर ये अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो डिविडेंड की इनकम पे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, डिविडेंड की इनकम तो यार नॉर्मल इनकम है ना, उसमें यूज क्यों करनी है? वो तो है ही नॉर्मल इनकम, उसमें तो स्लैब रेट वैसे ही यूज होते हैं। ओके ओके। हाँ वो तो नॉर्मल हाँ जी। इनकम ही है। जी सर वो शिवम। जो क्रक्स बुक थी ना उसमें आपने सर क्रॉस लगा रखा था उसके साथ आगे, क्या कह रहे हो? डिविडेंड इनकम। क्रक्स बुक जो है ना, हाँ उसमें जब ये डिविडेंड इनकम है उसमें एस आई फॉर बैलेंस एग्जामेशन लिमिट में आपने मतलब क्रॉस लगा रखा था, तो वो सिर्फ हाँ, तो नहीं यूज कर वैसे। सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो है ही नॉर्मल इनकम मेरे भाई। हाँ ठीक ठीक। भाई वो तो नॉर्मल ही है ना, उसमें यूज थोड़ा करनी है। जी अनएग्जॉस्टेड का मतलब होता है नॉर्मल इनकम में यूज करने के बाद जो लिमिट बची। ठीक जी है ना? तो डिविडेंड की इनकम तो है ही नॉर्मल, तो पहले तो एग्जाम्पशन लिमिट वहीं यूज करनी है। तो जी अनएग्जॉस्टेड का तो वहां मतलब ही नहीं आएगा ना। तो जी जी। अनएग्जॉस्टेड सिर्फ 3 जगह यूज हो सकती है, लॉन्ग टर्म गेन 112 और 111 बस। ओके सर, थैंक यू सर। जी शिवम। सर सर अभी ना मैं जैसे बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहा हूँ जून के लिए। हम्म तो मेरा ECIPL और CMSL काफी हद तक हो रखा है, मतलब इस फेब में हो जाएगा दोनों पूरे। हम्म तो मैंने टैक्स अभी शुरू किया है, जस्ट आपकी क्लासेस ली हैं। हम्म तो मैं ये पूछ रहा था, मेरे 2 सवाल है सर। पहला ये है कि मैं अभी ECIPL टैक्स खत्म कर लूँ फेब में सिर्फ ये दो करके, या फिर मैं साथ में बाकी JIGL और वो भी स्टार्ट करूँ, या फिर वो फेब के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, वो फैफ के बाद स्टार्ट करना, पहले ये कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद फिर वो स्टार्ट करना। सर एक और चीज़ थी, जैसे आपने बताया आप टेस्ट लेते हो क्लासेस के बीच में, हम्म तो मतलब खत्म हो गए चैप्टर, तो मैं टेस्ट कहाँ से ले सकता हूँ सर? ये मैं एक्चुअली तब टेस्ट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बैकलॉग पूरा कर रहा हूँ मैं। देखो टेस्ट अभी तो एक तो जो क्लास में है वो है, बाकी फिर आपको टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, तो फिर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे। सर ये क्लासेस के बीच मतलब आप लाइव क्लासेस में आ जाते हैं ना सारे टेस्ट ये वाले हाँ जो मतलब आप? ग्रुप में आते हैं, जैसे चैप्टर 1 का भी हो गया, ट्यूसडे को हमारा टेस्ट होगा 3 चैप्टर का, तो वो मैं ग्रुप में ही PDF डाल देता हूँ, तो अकॉर्डिंगली वहां से आप दे सकते हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ जी। सर मुझे एक और डाउट है। जी बोलो। सर अभी एक और प्रोविजन है, जैसे जब हम एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, कि कोई भी इंडिविजुअल अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, हम्म तो उसके बाद वो उससे जो स्पाउस है वो उसे ट्रांसफर सॉरी इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी बिजनेस में, हम्म तो उसकी इनकम तो आगे मतलब ट्रांसफरर की इनकम में क्लब होगी या स्पाउस की इनकम में क्लब होगी सर? नहीं, ट्रांसफर जितना उसने गिफ्ट किया उतने तक का प्रॉफिट ट्रांसफर में क्लब होगा, ये हमने क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर बताया था। जैसे मान लो मेरे पास 8 लाख रुपए थे, फिर 5 लाख का लॉस हो गया, तो मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, तो मेरी वाइफ ने मुझे 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, तो जो उसने गिफ्ट जी। किए हैं तो टोटल मिला के 8 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, तो जितने मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किए उतने हिस्से तक की क्लबिंग मेरी वाइफ के अंदर होगी। और सर एक और इसमें आपने नोट लिखवाया था कि हम्म सच proportion हैज टू बी computed by taking हम्म into account the हम्म। value of the aforesaid investment।
as हम्म on the first day of the previous year इसका to the मतलब ये total है investment. इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को किया उस ईयर की, तभी उस साल में हम्म क्लबिंग होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को नहीं की, मान लो 10 अप्रैल को किया, 2 अप्रैल को किया, 5 को की, तो फिर उसकी हम्म क्लबिंग उस साल नहीं होगी, अगले साल होगी। तो मतलब सर अगर हम प्रीवियस ईयर में हैं, प्रीवियस हम्म ईयर के फर्स्ट डे में कर रहे हैं, तो हम्म, प्रीवियस ईयर में तब ही क्लब होगी। अगर हम फर्स्ट के बाद सेकंड को भी करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर में क्लब जी होगी। जी जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, बस इतना ही सैमसंग, था। जी सैमसंग, एक बच्चे का नाम है सैमसंग SM। सर एक क्वेश्चन है, जो आप साम्स की है ना वो टैक्स से अपना आपका जो प्रैक्टिस है तो कहाँ से करे, जो जो साम्स है। मैंने बोला ना प्रैक्टिस मैनुअल भाई। देखो मैंने 3 चीजें बोली। एक तो बुक हो गया मेरी, हम्म। एक नोट्स हो गया, फिर मैंने लास्ट में प्रैक्टिस मैनुअल बोला। तो प्रैक्टिस मैनुअल ले सकते हो आप, उसमें सारे सम मिल जाएंगे आपको, हर चैप्टर के बहुत सारे सम है उसके अंदर। ओके ओके, वो कहाँ से मिलेगा सर, वेबसाइट वो से? आप एकेडमी से भी ले सकते हो और हमारी वेबसाइट ऑनलाइन भी ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी। उसके बाद यहाँ पे तेजस। अच्छा तेजस का तो हो गया था मेरे ख्याल। तेजस का कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, नहीं हुआ था। अच्छा नहीं हुआ था जी, बोलो तेजस फटाफट। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा डाउट ये है कि मैंने अभी अभी मेरे को एक्सेस मैं मिला सोच रहा क्लास हूँ का। सर। 29 मेरे बैकलॉग्स है, 29 लेक्चर्स है, तो वो कैसे कितने दिन में करूं? और सर वैसे मेरा ECIPL और CMSL लगभग अब खत्म होने के इस पे ही है, तो बस मतलब मेन टैक्स टैक्स ये है। तो दिन में कम से कम 2 लेक्चर देखो यार, कम से कम 2। बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि 2 लेक्चर देखने के बाद और देखने की हिम्मत है, देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो फिर 2 लेक्चर तो कम से कम। सर और नया चैप्टर कब से स्टार्ट करवाओगे? नया चैप्टर कल से, या तो आप कल से आ सकते हैं जी। जी सर। सर और ये मैं पूछ रहा था कि बाकी इसको कैसे पढूं, बाकी सब्जेक्ट जैसे जो हो गए, मतलब फिर उसको रोज जो रिवाइज हो करूं गए, या? हाँ जो हो गए उसका स्कैनर ले लो, उसका या प्रैक्टिस मैनुअल जो भी मतलब क्वेश्चन वो है, वो ले लो। हम्म। अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन देखते रहो बस, ताकि आपको उसका आइडिया लगे कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। और उसके टेस्ट सीरीज मतलब अभी से करना स्टार्ट अभी कर नहीं, दूं? मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब मार्च से। हाँ बट मतलब रिवीजन करता रहूँ ना उसका हाँ हाँ साइड बाय रिवीजन साइड। करते रहो बिल्कुल जी। और एक और ये है कि मेरा CA इंटर का भी सितंबर में आएगा अटेम्प्ट, तो यही वाला इनफ रहेगा ना? आपसे हाँ बात भी हाँ हुई हाँ थी। इसमें हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। सर और ये मैंने ना आपके से जब लिया था ना, उनको बोला था पर्टिकुलरली मेरे को दिसंबर तक वैलिडिटी चाहिए और सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो हमेशा वो सर एकदम ही अलग इसमें रहते हैं। उनको बोला तो बोलते नहीं, अब आपकी हार्ड कॉपी में हो गया और उसके जून तक लिखा है। आप उनको एक बार बोलेंगे आप मेरे को टीम को? स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम भेज देना, मैं टीम को बोल दूंगा। हाँ हाँ। ठीक है। चलो मैं ठीक है। 5 मिनट बस डाउट ले रहा हूँ जी, 5 मिनट जिसके हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो उसको लिख लेना। ठीक है। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे, नेक्स्ट संडे होगा, नहीं तो फिर कल क्लास के अंदर पूछ लेना, या ऑडियो भेज देना, या मुझे फोटो भेज देना, मैं अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और तो अभी 5 मिनट हम और डाउट ले लेते हैं। पहला यहाँ पे हेलो एक सर। बच्चा सर यहाँ मेरा पे डाउट है है। जी, ओप्पो। ओप्पो वाला जिसके नाम है ओप्पो, हाँ जी। हाँ सर, वो हम्म हाउस इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है ना, हम्म जिसमें हम FRV MV SR निकालते हैं, हम्म। उसमें जो टोटल इनकम निकलती है हाउस की, उसमें वो अनरियलाइज रेंट लेना है या नहीं लेना है? नहीं, अनरियलाइज रेंट तो AR में से माइनस करना है ना। अनरियलाइज रेंट तो आप AR में से माइनस करोगे ना, वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट AR में से माइनस करने के बाद फिर आप कंपेयर करते हो ER से। ठीक है ना, तो वो तो AR में से माइनस हो ही चुका है ऑलरेडी जी। सर कंपेयर क्यों करना है, लेना ही नहीं तो कंपेयर क्यों करें? नहीं तो कंपेयर तो कम, भाई आपको जो रेंट मिला ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसको AR में कैसे जोड़ोगे आप? भाई मेरा पूरे 12 महीने हैं, जिसमें से 4 महीने का रेंट आपको रियलाइज ही नहीं हुआ, तो कंपैरिजन तो 4 महीने का रेंट माइनस करने के बाद करोगे ना। अगर आप पूरे 12 महीने से कंपेयर कर लोगे तो 4 महीने का रेंट तो मिला ही नहीं आपको। और अगर कम आया तो? अगर आपका AR कम आ रहा है ड्यू टू अनलाइज रेंट, तो ERGA भी बनेगा फिर आपका, भाई क्योंकि और ज्यादा गवर्नमेंट आया की। तो? अगर ज्यादा आया तो फिर AR बनेगा। सर एक और डाउट था, हम्म वो फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम वो क्वेश्चन आते हैं ना कि मिस्टर एक्स इनकम इज डैश 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 एंड हिज इनकम इज हिज एज इज 60 years प्लस एंड ही इज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रीजन। ये इतना पढ़ता हूँ तो ना सर क्वेश्चंस दिमाग में जम्बलिंग हो जाता है सब कुछ। क्या चलिए एक बार दोबारा बोलो, किसका क्या? फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाँ मिस्टर एक्स हिज इनकम इज समझो 10 lakhs, हाँ हिज एज इज 60 years,
प्लस हाँ समझो 62, एंड हाँ इज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, जो हाँ जो कुछ है, हाँ। इतना पढ़ता हूँ तो सब कंफ्यूज होता है सब, ऐसा लगता है कि भूल गए हम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूल गया यार, वो तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके अंदर मैंने आपको सारे ऑप्शंस भी लिखवा रखे हैं कि किस किस नाम से पुरानी स्कीम में से क्वेश्चन बन सकता है, किस किस नाम से नई स्कीम में से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो तो नाम पढ़ के हमें देखना पड़ेगा ना उसमें स्कीम कौन सी ली है। तो अकॉर्डिंगली फिर टैक्स रेट हमने लिख रखे हैं। भाई नॉर्मल स्कीम के टैक्स रेट अलग हैं और डिफॉल्ट स्कीम के टैक्स रेट अलग हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो हमें पहले कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है कि सबके तुम्हें पहले ट्रीटमेंट अलग ये होती है। नहीं समझ में आ पा रहा कि नॉर्मल स्कीम कब लगनी है, डिफॉल्ट कब लगनी है। ठीक है ना। तो पहले वो जो मैंने रेट में लिखवा रखे हैं डायग्राम के अंदर, वो पहले पढ़ो कि नॉर्मल स्कीम के क्या क्या नाम होते हैं और डिफॉल्ट स्कीम के नाम क्या क्या होते हैं। तो पहले जब वो सही तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। नंदनी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये जानना था कि बस जैसे भी टेस्ट के लिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम्म तो जैसे आपने बोला था कि पहले बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हम्म तो जैसे अभी जो उसमें इलोस्ट्रेशंस दिए हैं, हम्म टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस दिए, वो हम्म कर लूँ। एंड जैसे आपने बोला था कि प्रैक्टिस बुक बुक पे तब शिफ्ट होना जब आपके 2-3 बार हो जाए बुक के सॉल्व करना क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो अभी टेस्ट के लिए सिर्फ जो बुक में दिए वही क्वेश्चंस करूँ ना, इनफ है? हाँ 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 हाँ, सिर्फ वही करने हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, आईफोन। Hello, sir. जी। Hello, sir. Sir, I wanted to ask that the my backlogs are there, and I'm also pursuing law side by side. Like it's a 5-year course, so I have to go college also daily, and I've purchased the other subjects also from your academy only, and I'm giving group 2 in June. So I just wanted to know how should I cover my backlogs because I also have my semester exams, so I have to cover that too. And like the entire May, my exams are gonna be there. Plus, like ending February, the last week, I have my midsems नहीं, हाउ also. मेनी लेक्चर्स आर बैकलॉग? So in tax, I am like 10 lectures behind. ओके। ECIPL is the same situation. ओके देन ट्राई टू कवर, मतलब मिनिमम 2 लेक्चर पर डे और 1 लेक्चर पर डे, मतलब क्योंकि अभी आपको 2 लेक्चर है, 1 लेक्चर कम से कम देखना पड़ेगा। क्योंकि तभी आप बराबर थोड़ा सा आ पाएंगे, क्योंकि बैकलॉग रहेगा तो मतलब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन इट विल बी गुड कि अगर आप डेली बेस पे 1 लेक्चर बैकलॉग का कम से कम कंप्लीट करें। और फ्रॉम टुमारो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना ये चैप्टर से स्टार्टिंग भी कर सकते हैं लाइव, मतलब अगर इफ़ पॉसिबल देन आप लाइव देख सकते हैं, और जो बैकलॉग है वो साइड बाय साइड आप कंप्लीट करते रहें। So live lectures are not possible only at all because I have my college daily, like regular classes, ओके and देन। attendance is also 80%. ओके देन ओनली वन सॉल्यूशन यू हैव कि आप पहले बैकलॉग ही कंप्लीट करें, देन अकॉर्डिंगली हाँ फिर जो, सर. हाँ देन जो लेक्चर डेली बेस पे आते रहेंगे अकॉर्डिंगली फिर वो लेक्चर देखते रहें। Okay, sir. And once the chapter is done, so sir, practice के लिए the scanner you said हाँ, वही करूँ ना? यू कैन रेफर अवर मेन बुक और आफ्टर दैट प्रैक्टिस मैनुअल। Okay, so sir, after the chapter is done, the questions which are there in the main book illustrations के form या में, so I'll do that, या and then the practice manual also ना? या Okay, thank you so much, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गिरीश 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 सर गिरीश। मेरा डाउट। गिरीश है यहाँ पे? चलो तुषार तुम पूछो। जय श्री राम सर। हाँ जी हाँ जी, गिरीश बोलो। सर जी वो बैच कब तक खत्म होगा? क्या बैच कब तक खत्म होगा? कल खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं। डेट अच्छा, इतना डेट। जल्दी नहीं तो अप्रैल एंड में खत्म हो जाएगा। बैकलॉग है 7 लेक्चर का, वो कवर नहीं हाँ हो तो रहा है, मतलब बैकलॉग न्यू चैप्टर कंप्लीट से करो ज्वाइन ना। हो सकते हैं क्या? बैकलॉग तुम सबके बैकलॉग ही पढ़े हैं। बैकलॉग कंप्लीट करो। सो मस्तियां कर रहे हो आराम से तुम। न्यू बैकलॉग चैप्टर से ज्वाइन हो सकते हैं क्या, और साथ साथ बैकलॉग कवर किया तो? क्या? अगर न्यू चैप्टर से ज्वाइन हुआ और साथ हाँ साथ हाँ, बैकलॉग कवर किया तो चलता है क्या? न्यू चैप्टर से आप ज्वाइन कर सकते हो और बैकलॉग साथ साथ कंप्लीट करते रहो। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम जी। तुषार जी। सर आपने सेट ऑफ वाले चैप्टर में बताया था सर कि अदर बिजनेस के जो लॉस होते हैं वो हम पहले सेम हेड से सेट ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद अदर हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। हम्म ठीक है सर। पर सर आपकी जो बुक में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है टेस्ट योर नॉलेज का, हम्म सर उसमें आयरन और के स्पेशल बिजनेस, लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस
-1,20,000 आ रहे हैं। और सर उसी की इनकम जो है 50,000 भी आ रही है शुगर बिजनेस से। तो सर पहले तो हम उससे सेट ऑफ कर लेंगे। तो सर जो 70,000 के लॉस जो बच रहे हैं, क्या हम उसको डिविडेंड से सेट ऑफ कर सकते हैं? डिविडेंड की इनकम डिविडेंड से? इनकम एंड, यस सर, और हाँ बैंक से इंटरेस्ट ऑन एफडी। हाँ, सेम ईयर से कर सकते हो बिल्कुल। बट सर बुक में हो नहीं रखे थे, वही डाउट था। एक बार मेरे को भेजना, या तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ना हो वो। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ही है वो। हाँ तो फिर वो थोड़ा होंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब तो करंट ईयर थोड़ा लॉस हुआ, वो तो पिछले साल के हो गया ना। तो पिछले साल के लॉस तो सिर्फ सेम हेड से होंगे भाई। अच्छा। करंट ईयर के लॉस आप सेम हेड से कर सकते हो, अदर हेड से भी कर सकते हो। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या अच्छा। होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब जो लॉस पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, तो यस वो तो सर। लॉस ऑलरेडी पिछले साल के हैं ना, तो पिछले साल के लॉस तो अच्छा, इस वो साल सेम हेड से ही हो पाएंगे सर बस। हाँ, ओनली सेम हेड से हो पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी, उसके बाद एक बच्चा ओप्पो। ओप्पो वाला फटाफट से डाउट पूछ लो जी, बस दो बच्चे हैं, देन फटाफट से डाउट कंप्लीट करो, लेट हो गए वैसे जी। ओप्पो। सर हो गया मेरा, मैंने अच्छा हो पूछा गया। था, हो गया। वैभव 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 वैभव, एक गिलास पानी लेके। वैभव, अरे पानी ले आओ ना एक गिलास। सर मेरा ही डाउट ले लीजिए अभी, अच्छा हो अगर गया आपका। उसके बाद वो कौन सा रह गया? लक्षिता। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ जी, हो गया आपका। हाँ बेटे सर आप ले लो। सेक्शन 22 बता दो। क्या चीज है? हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 2 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम। क्वेश्चन टू? सेक्शन 2। क्वेश्चन टू डॉलर वाला क्या, जो डॉलर वाला था? नो सर, सेक्शन 2 22। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन? सर उसमें वो जो वो अपर्टिनेंट वाला था। अबे अच्छा। हाँ तो उसके अंदर ये था, मैं कहा भाई साहब 22 नहीं समझ आ रहा, तो आगे कैसे होगा? 22 में वो ये था कि बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू यहाँ टैक्सेबल होती है, और लैंड अपर्टिनेंट देयरटू का मतलब होता है ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच होती है। ठीक है, लैंड अटैच विद बिल्डिंग। तो या तो बिल्डिंग या लैंड अटैच विद बिल्डिंग, मतलब खाली बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। ठीक, सॉरी, खाली लैंड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। ठीक है, उसको हम अदर सोर्स में लेके जाते हैं या पीजीपी के अंदर लेके जाते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही एसेट की इनकम आती है, या तो वो बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड होनी चाहिए, बट बिल्डिंग से अटैच होनी चाहिए, खाली वेकेंट लैंड नहीं होनी चाहिए। यस सर, एक चीज और पूछनी थी। वो ऐसे डाउट नहीं है, जो टेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले, तो उसमें वो ठीक से हो नहीं पाते हैं पूरे एक बारी में, मतलब एक देखो दो वो क्वेश्चन तभी दो तीन तभी करने हो पड़ते पाएंगे, हैं। तभी हो पाएंगे जब आपको प्रोविजन याद होंगे। ठीक है, आप समझो मेरी बात को, क्योंकि पहली बात तो इस टेक्स्ट में थ्योरी कुछ नहीं होता। ठीक है ना, थ्योरी कहते हैं जिसको रटना पड़े। ठीक है, टेक्स्ट में क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, मतलब इसमें पॉइंट्स नहीं है तो तुम्हें पॉइंट्स याद करने हैं, इसमें सारे प्रोविजंस हैं। और प्रोविजन आपके दिमाग में अगर हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी सी हमारी इंग्लिश स्ट्रोंग होनी चाहिए। हम उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हो इतना हमें आना चाहिए। तो अगर आप एक दो बार प्रोविजन पढ़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो लिख भी पाओगे। नहीं लिख पा रहे तो एक ट्राई और कर सकते हो कि पहली पहली बार क्या करो, देख देख के लिख लो। जैसे मान लो तुमने सामने नोट्स खोल लिए, फिर लिखना स्टार्ट कर दो। नोट्स मतलब देख देख के लिखते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिर आदत बन जाएगी, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। और सर जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करने में मतलब समझ आ जाते हैं, लेकिन करने में टाइम लगता है, 2-3 बार गलत होते हैं, उसी के बाद ही सही हो पाता है। हाँ तो कोई बात नहीं, लगेगा टाइम, टाइम तो लगाओगे ना भाई, कोई भी इतनी इजी चीज़ कोई जल्दी थोड़ा मिल जाती है। हम सीएस की डिग्री ले रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मतलब अटेम्प्ट सेम अटेम्प्ट में निकल जाएगा, बट अभी हमें टाइम लगाना पड़ेगा। अभी का टाइम लगाएंगे तो बाद का टाइम बच जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक दो बार होगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो हमारा हाथ सेट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। जिमित, लास्ट डाउट ले रहा हूँ जी बस मैं जिमित का। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। बाकी कल तो मिलना ही है क्लास में, क्लास में तो आपके डाउट्स चलते ही रहेंगे। जी जिमित। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर ये हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 25A और वो सेक्शन 26 जॉइंट ओनरशिप एंड ये सेक्शन 23(5) HP हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसका आप सर मुझे एक बार रिवाइज मतलब क्रॉक्स बता देंगे? नालायक, रिवीजन क्लास थोड़ा चल रही है, तीन सेक्शन मतलब ये पूछ लिए मुझे बैक टू ये बैक। मुझे डाउट था सर, ये ये मुझे डाउट से समझ डाउट में। नहीं कहते, इसे कहते हैं रिवाइज करवाना, डाउट नहीं होता ये नालायक।
पर 25 तुमने बोल दिया, 25 बता दो, 26 बता दो, 23 5 बता दो, काम खत्म। इधर देखो ध्यान से, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ फटाफट से जी। तो 25A में तो बस ये लिखा हुआ था कि अगर किसी को अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो जाती है, ठीक है, तो वो रिकवरी हमें सारी टैक्सेबल नहीं करनी, उसमें 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद जो रिकवरी बची वो रिकवरी हमें टैक्सेबल करनी है। ये 25 कैपिटल A है, ठीक है। ओके। उसके बाद सेक्शन 26 जॉइंट ओनर का है कि अगर एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ओनर है, मान लो 4 ओनर हैं, और उन चारों ने मिलकर प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, तो आप नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की जैसे इनकम निकालते हो वैसे निकाल लो, ठीक है। ओके। नॉर्मल आप ये मान के कि एक ही ओनर है, तो फिर जो इनकम आई है उन चारों की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो थी, जो भी उनकी हम्म। इन्वेस्टमेंट की रेशो थी, उस इन्वेस्टमेंट की रेशो को डिवाइड कर दो, मतलब उस इन्वेस्टमेंट की रेशो में सबकी इनकम बाइफरकेट कर दो और वो इनकम सबकी इनकम में जोड़ दो। जैसे मान लो किसी ने 5 लाख लगाए थे, 4 लाख लगाए थे, 3 लाख लगाए थे, 2 लाख लगाए थे, तो 5:4:3:1 में वो इनकम डिवाइड करके उनकी इनकम में जोड़ दो, ठीक है। और ओके। अगर उन ओनर ने वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की थी, तो फिर तो जीएबी नील आएगी, तो हम्म। फिर तो जीएबी नील, म्युनिसिपल टैक्स मिलेंगे नहीं, एनएबी नील, 24A नील, सिर्फ 24B जो इंटरेस्ट वाली डिडक्शन है सिर्फ वो हम्म। मिलेगी। हर को ओनर को अपनी अपनी लिमिट मिलेगी, हर को ओनर की लिमिट अलग अलग होगी। जैसे मान लो 4 ओनर हैं तो चारों की लिमिट अलग अलग है, 30,000 या हम्म। 2 लाख, तो चारों की लिमिट अलग अलग आएगी जी। तो ये हमारा 26 में था। फिर 23 5 आपने पूछा, उसमें ये था कि अगर तुम्हारा बिजनेस घर को बेचना है, मतलब तुम्हारा काम ही घर को बेचने का है, तो उसके इसमें हम्म। गवर्नमेंट कहती 2 साल तक हम वेट करेंगे, 2 साल तक या तो घर बेच दो या घर किराए पे लगा दो। अगर हम्म। ना तुमने बेचा ना तुमने किराए पे लगाया, घर खाली पड़ा है, तो 2 साल तक तो उसकी एनुअल वैल्यू नील मान लेंगे, बट 2 साल के बाद उस खाली पड़े हुए घर को डीम्ड लेट आउट मान के उसकी इनकम निकालेंगे और वो टैक्सेबल करेंगे। ओके ठीक सर, है जी, थैंक यू। चलो, ओके जी। थैंक यू सर। तो फिर बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम पर, हम सुबह अपना वही 12:30 बजे सर जी कल हम मेरा चैप्टर डाउट। करेंगे सैलरी का। ठीक है जी, सैलरी का चैप्टर करेंगे, सारे बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे सैलरी, और जिनका बैकलॉग है वो साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। ऐसे ही हर संडे हम डाउट्स लिया करेंगे सर जी मेरा अपने। एक डाउट है छोटा सा। अरे 2 मिनट रुक जाना लायक, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लिखते रहेंगे कि जो जो आपके डाउट्स हैं, और हर संडे को वो डाउट्स आप पूछेंगे। पूछ भाई आसिफ, तो बुरा ना मान जाइयो, चल। जीएसटी का क्वेश्चन मैं कब तक अपलोड होगा ड्राइव पर? हाँ जीएसटी का क्वेश्चन बैंक कर देंगे, पहले इनकम टैक्स तो कर लें। तो वो चल अमोल्ड स्टूडेंट है, दिसंबर 25 का तो इनकम टैक्स हो गया मेजोरिटी। अच्छा जीएसटी हो, का वेट कर रहे हाँ हैं। तो जीएसटी का क्वेश्चन बैंक पहले वाला भी कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो वो सेम ही मतलब प्रिंट आउट सेम। कराना, प्रिंट आउट पहले करा ले, प्रिंट आउट कराना मेरे को। क्या चीज़ है? प्रिंट प्रिंट कराना जीएसटी हाँ का। हाँ, वो मतलब वो निकाल सकते हो। मैं सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन नए ऐड करूंगा उसके अंदर, तो उसका मैं अलग से पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। जी सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर जी, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय सर बाय।